हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है? अगर हाँ तो जल्दी से हार्ट का साइन टाइप करें। हाँ, लेक्चर नंबर 10। अच्छा, ये लो भाई साहब, लेक्चर नंबर 10। लेक्चर नंबर 10। न्यू चैप्टर। न्यू चैप्टर नहीं है बेटा, अभी हमारा वेब ही चलेगा। हाँ, अभी तो वेब में साउंड बाकी है। अभी तो उस दिन जो लाइट भाग गई थी, शुरू के 15-20 मिनट आराम से पहले वो खत्म करेंगे, फिर साउंड को खत्म करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। हाँ, तुम कह रहे हो 12th स्टार्ट कर दो, कल सपोर्ट होता तुम्हारा तो कर देता स्टार्ट। कल तुम्हारा वेब खत्म कर देता मैं। आज आधी क्लास में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देता साउंड की। ठीक है, और फिर जो है हमारा आधी क्लास के बाद 12th स्टार्ट हो जाता। हम्म, तुम ही बिदक जाते हो एंड टाइम पे, इसलिए मैंने संडे वाला लेक्चर कैंसिल करना पड़ा। चलो शुरू करें। हैं? ठीक है, ओके। नो प्रॉब्लम। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम तो बता रहे। सर रिकॉर्डेड डाल दो। रिकॉर्डेड डाल दो। चल सुन मेरी बात, सुन काम की बात सुन। ठीक है, अभी क्या है, पहले मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर दूं, क्या क्या करना है, हमारी क्या क्या प्लानिंग है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग अभी 10 से 15 मिनट में पुराना पार्ट खत्म करेंगे वेब ऑन स्ट्रिंग का। ठीक है, नोट्स तू घर पे बनाना आज, आज के लिए। ठीक है, और आज के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर मैं तुम्हें कल जो हमारा सैटरडे को हमारा साउंड का लेक्चर गया था, मैं 15 मिनट में पूरा साउंड का लेक्चर तेरे को क्लास में याद कराऊंगा। ठीक है, रिवाइज कराऊंगा और सारी चीजें तेरे दिमाग में भर दूंगा क्लास में ही। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा साउंड का अगला इंपॉर्टेंट पार्ट जिसका नाम है ऑर्गन पाइप। ठीक है, वो हम लोग कवर करेंगे आज की क्लास में। और उसके बाद समय बचेगा तो रेजोनेंस, जो आपका जो है रेजोनेंस वाला पार्ट जो है, रेजोनेंस कॉलम। ठीक है, और एक 10 मिनट का आर्टिकल है बीट। ठीक है, इसमें से मान के चल रेजोनेंस भी हो जाता है तो फिर बचेगा हमारा बीट, वो अपन कल करेंगे। और फिर बचेगा हमारा इंटेंसिटी वाला पार्ट, इंटरफेरेंस इंटेंसिटी वाला पार्ट, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वो हम लोग कल कवर करेंगे। ठीक है बेटा, ये है प्लानिंग। तो हो सकता है कि कल नहीं तो परसों हमारा स्टार्ट हो जाएगा। इस दौरान खूब सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और अगर आप कंपेयर करोगे बाकी बैचेस से तो बेटा आपको ये चीज थोड़ी सी समझनी पड़ेगी कि जो है जब वो मीटिंग हुई थी, है ना, जब मीटिंग हुई थी तो उससे मंजिल से अगले दिन मेरा गला काफी खराब भी हो गया था, आई होप आपको याद होगा। तब हम लोगों ने सेमी कंडक्टर कवर कर लिया था। ठीक है, तो 2 लेक्चर हमारे वहां लग गए थे। ठीक है, अगर वो 2 लेक्चर यहीं लग गए होते तो हमारा आज इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट हो जाता। तो आप ऐसा समझो कि वहां पर हमारा सेमीकंडक्टर वाला पार्ट कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो जो है ये बात थी। तो वो मंजिल का अगले दिन भाई मुझे याद, आपको भी याद हो, बोला मतलब गले में पेन हो रहा था, काफी छाले हो गए थे। ठीक है, और फिर उससे अगले दिन हमारी क्या थी, जो है मीटिंग थी, तो इसलिए फिर वो सेमीकंडक्टर को हम लोगों ने वहां कवर किया था। आई होप ये सारी चीजें आप समझते होंगे। चलो मैं आगे बढ़ू इसी बात पे, फुल सपोर्ट। यस बेटा, देखो एक चीज और है। ठीक है, मैं सभी बच्चों से बोलूंगा, पढ़ने वाले बच्चों से, जो भी मैं डिसीजन लिया करूं उस पर आप एकदम टिके रहा करो। एकदम बोले हाँ सर, आप जो डिसीजन लोगे हम आपके साथ हैं, फुल सपोर्ट एकदम। अरे बात समझ में, इसमें अपना दिमाग, मैं उन 1% बच्चों को बोल रहा हूँ, बाकी 99% बच्चे तो है ही। ठीक है, उन 1% बच्चों को बोल रहा हूँ कि तुम ज्यादा इधर उधर दिमाग मत चलाया करो। ठीक है, जो डिसीजन ले लिया मैंने, आपको उसको ब्लाइंडली फॉलो किया करो। ठीक है, मैं जिस सिचुएशन में, जिस सर्कमस्टेंसेस में डिसीजन लेता हूं वो वही आपके लिए बेस्ट होता है। इट इज लाइक समथिंग इज बेटर देन नथिंग, है ना, इट इज लाइक समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ठीक है ना, तो वो समथिंग काफी बड़ा अच्छा बन जाता है हमारे लिए नथिंग से। फुल सपोर्ट। यस सर, चल शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं भाई कल की क्लास। मैंने आपको ये होमवर्क दिया था, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा घर पे जाके। ठीक है, ये मैंने होमवर्क के आंसर लिख दिए हैं, लास्ट क्लास होमवर्क। ठीक है, बस इसमें काम की बात ये थी कि सर इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो है एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं, ओमेगा कैसे निकालते हैं। एक बार क्विकली मैं रिवाइज करा देता हूं। लैम्डा पूछा था, इसको 2π/λ के बराबर कर देना, लैम्डा निकल का गया था 12। उसने टाइम पीरियड पूछा था, इसको 2π/t के बराबर कर देना, टाइम पीरियड आ जाएगा।
मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 20 है। एम्पलीट्यूड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट वेव जो है, कंपोनेंट जो वेव है वो 10 है, इसका आधा करना है, ये 2a होता है, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल, किसी पर्टिकुलर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड पूछा जाएगा तो इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। आप यहां पर x की वैल्यू पुट करते चले जाओ, एम्पलीट्यूड निकालते चले जाओ, तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा 20 sin पाई x बाई 6। आपसे बोला x बराबर 0 वाले पार्टिकल का एम्पलीट्यूड बता दो, x की वैल्यू 0 पुट कर दो। x बराबर 1 वाले का बता दो, x की वैल्यू 1 पुट कर दो। x बराबर 2 वाले का बता दो, x की वैल्यू 2 पुट कर दो। जैसे जैसे वो कहता जाए मेरे भाई, वैसे वैसे वैल्यू पुट करते जाओ। इतना आसान है, आई थिंक अब तक तेरे दिमाग में बस गया होगा। यहां से लैम्डा आया था 12, उसने वो जब मिनिमम गैप बता दो एडजेसेंट नोड के बीच में, दो कंसेक्यूटिव नोड के बीच का जो मिनिमम गैप होता है वो लैम्डा बाई 2 होता है, ठीक है। एंटी नोड के बीच का गैप भी लैम्डा बाई 2 होता है, नोड और एंटी नोड के बीच का गैप लैम्डा बाई 4 होता है। उसने आपसे पूछा इक्वेशन ऑफ कंपोनेंट वेव, तो भैया यहां पर ये सेम सवाल है जो हमने उस दिन किया था। लोकेशन ऑफ नोड और एंटी नोड, इसके लिए आप वो वाला मेथड लगा लें कि t बराबर 0, x बराबर 0 पे देखें क्या बन रहा है। सर x बराबर 0 पे बनना है नोड, तो अगला नोड कहां बनेगा? अगला नोड बनेगा लैम्डा बाई 2 पर, तो इसका मतलब अगला नोड बनेगा 6 पर। तो पहला 0, 6, 12, 18, खत्म कहानी। पहला एंटी नोड कहां पर है? 3 पर, तो उसमें लैम्डा बाई 2 ऐड करते चले जाओ, ठीक है। चलो इसको मैच करा लीजिएगा, ये मैंने आपको होमवर्क दिया था। इसके बाद फिर हम लोगों ने रिजल्ट देखे थे, एक बार जरा जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने जो वहां पर रिजल्ट देखे थे, जब रस्सी दोनों तरफ फिक्स थी, तो फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी होती है v/2l, जहां l इज द लेंथ ऑफ द रस्सी और v बराबर होता है √t/μ। मैंने कहा ठीक है, √t/μ। और हाँ एक चीज और, ये जो म्यू होता है वो रो इंटू ए के बराबर होता है। आई थिंक आपको ये फॉर्मूला याद होगा, √t/μ, और इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, रो इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तैयार रहेगा, क्या पता सवाल थोड़ा मुश्किल बनाना हो तो यहां से बना देगा। फिर इसमें आया था हार्मोनिक। हार्मोनिक मैंने बोला था कि फंडामेंटल का कितना गुना, चाहे रस्सी फिक्स एट बोथ एंड हो, चाहे रस्सी फ्री एट वन एंड हो, कुछ भी हो, हार्मोनिक का हमेशा मतलब होगा फंडामेंटल का इतना गुना। जैसे उसने बोला फिफ्थ हार्मोनिक, तो इसका मतलब फंडामेंटल का 5 गुना कर दे, ठीक है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? p/12, उसको 5 गुना कर दे, ठीक है सर जी। जितने हार्मोनिक थे उतने ही लूप बने थे और उतने ही एंटीनोड बने थे, अगर रस्सी दोनों तरफ बंद होती है तो, ठीक है सर जी, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं मैं। उसके बाद अगर कोई आपसे पूछे फोर्थ हार्मोनिक बता दो, तो सीधा 4b/12 हो जाएगा, ठीक है सर जी, ओके। उसके बाद फिर हम लोगों ने यहां पे देखा था ओवरटोन की कहानी, यहां पे देखी थी मैंने ओवरटोन की कहानी, कि अगर थर्ड ओवरटोन बोले तो उसमें एक ऐड कर दो, फोर्थ हार्मोनिक। सेवंथ ओवरटोन बोले तो एक ऐड कर दो, 8th हार्मोनिक। फिफ्थ ओवरटोन बोले तो एक ऐड कर दो, 6th हार्मोनिक। क्लियर है? ठीक है, इसका मतलब अब उसका मतलब यहां पे लिखा था ओवरटोन में एक ऐड कर दो तो हार्मोनिक मिल जाएगा। फिर अपन चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, जिसमें हमने बोला था कि रस्सी एक तरफ फिक्स थी, एक तरफ फ्री थी। मैंने कहा ठीक है, यहां फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है v/4l, ठीक है भाई साहब। फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी जो होगी वो आपकी हो जाएगी v/4l। फर्स्ट हार्मोनिक इज ऑलवेज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अगर आपसे पूछा जाए फिफ्थ हार्मोनिक बताओ, सीधी सी बात है, सिंपल सा रूल है, 5 से गुणा कर दो। थर्ड हार्मोनिक बताओ, 3 से गुणा कर दो। यहां ऑड मल्टीपल ऑफ हार्मोनिक ही बनते हैं, इवन हार्मोनिक बनता ही नहीं है, तो पूछेगा भी नहीं तुझसे वो, ठीक है सर जी। यहां थोड़ा सा ओवरटोन में जो है कुछ बच्चे भूल जाते हैं, तो उनको याद करने का तरीका बताया था मैंने, कि अगर रस्सी फिक्स एट वन एंड और फ्री एट वन एंड है, ठीक, एक तरफ रस्सी बंधी है, एक तरफ खुली है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ओवरटोन को दुगना करके एक ऐड कर दो। नोट्स मैंने लिखवाए थे इसी प्रकार से, आप इसी प्रकार से लिखना है। ये सब लास्ट क्लास की स्लाइड है हमारी। सर थर्ड ओवरटोन का मतलब दुगना करके एक ऐड कर दो, 7। फोर्थ ओवरटोन का मतलब है डबल करके एक ऐड कर दो, 9। सेकंड ओवरटोन का मतलब है डबल करके एक ऐड कर दो, 5। फिफ्थ ओवरटोन का मतलब डबल करके ऐड कर दो, 11th। आगे बात समझ में, ओवरटोन में डबल करके एक ऐड कर देना है तो आपको हार्मोनिक मिल जाएगा। और हार्मोनिक मतलब आपको उतना हार्मोनिक मिल जाएगा, तो उसको v/4l से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। ये हम लोगों ने कल के लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, और इसके बाद लाइट चली गई थी, ठीक है। और फिर मैं अब यहां पे एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान से देखें, ठीक है। घर पे लिख लीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन को घर पे लिख लीजिएगा, एक क्वेश्चन में सारी चीजें, सारे कंसेप्ट, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे बिल्कुल भी। सारे बच्चे ध्यान से देखना। सर पहला क्वेश्चन है, हाँ देखो, स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड। अच्छा, मतलब दोनों तरफ रस्सी को बांध रखा है, ध्यान से देखना। अच्छा ठीक है, दोनों तरफ रस्सी को बांध रखा है, ठीक है। उन्होंने बोला हैज अ फ्रीक्वेंसी 40 हर्ट्ज इन इज फंडामेंटल मोड। फंडामेंटल मोड में फ्रीक्वेंसी 40 हर्ट्ज है, ठीक है सर। अब उसने बोला फ्रीक्वेंसी थर्ड हार्मोनिक, इसका मतलब f3 पूछ लिया, दैट मीन सीधा 3 से गुणा कर दे, 40 गुणा 3, 120। नेक्स्ट उसने बोला वो फ्रीक्वेंसी बता दो जिसमें 5 लूप बने हो। तो रस्सी जब दोनों तरफ फिक्स होती है, तो जब 5 लूप बने होते हैं, तो इसका मतलब फिफ्थ हार्मोनिक है, ठीक, फिफ्थ हार्मोनिक है। तो अगर फिफ्थ हार्मोनिक है तो इसका मतलब आप क्या बोलोगे, सब 5 गुणे में 40 बराबर 200। ये तुम्हारे सवाल को पूछने के तरीके हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन को घुमा के पूछता है।
अरे बात सुन, इसके बाद जो है घुमा के पूछता, वो कह रहा है उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज गया था। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। ठीक ठीक है, अगला फ्रीक्वेंसी व्हेन 4 एंटीनोड फॉर्म। तो भाई 4 एंटीनोड का फॉर्म होंगे जब 4 लूप बनेंगे। ठीक, तो 4 लूप बनेंगे तो इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बराबर कितनी हो जाएगी, यहां पर 4 गुणा 40 बराबर कितना हो गया 160। सारे बच्चे चेक करें, ये चीज समझ में आई नहीं आई, सारे बच्चे चेक करें और मेरे को हार्ट का साइन टाइप कर दें। घर पे जाके लिख लीजिएगा प्लीज, ठीक है, घर पे जाके लिख लीजिएगा इसको। बोलो सारे लोग, सारे लोग मिनट से पहले। क्लियर है? ठीक है सर, ओके। उसने बोला फ्रीक्वेंसी इन 7th ओवरटोन, इसका मतलब 8th हार्मोनिक के बारे में बात कर रहा है। 8th हार्मोनिक के बारे में बात कर रहा है। और 8th हार्मोनिक का मतलब क्या होता है सर, 8 गुणे में सब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो 8 चौक 32, 320। क्लियर है? ठीक है सर जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब उसने पूछा इफ वन एंड इज फ्री फाइंड फ्रीक्वेंसी इन 5th हार्मोनिक। तो अब अगर एक एंड फ्री कर दिया तो 5th हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 5V/4L। 5V/4L, क्योंकि एक एंड फिक्स कर दिया और एक एंड फ्री कर दिया, मतलब एक एंड को फ्री कर दिया, सीधी सी बात ये। तो अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/4L होती है। यहां पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, V/2L। और V/2L की वैल्यू कितनी है, 40। इसका मतलब V/L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80। दैट मीन्स आप यहां पर वैल्यू पुट कर सकते हो 5/4 इंटू V/L विच इज इक्वल टू 5/4 इंटू 80, और ये निकल के आ जाएगा तुम्हारा 100। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को करना है। और अगर सपोज यहां से पूछ लो 7th ओवरटोन बता दो लास्ट पार्ट में, तो 7th ओवरटोन का मतलब होता है मेरे भाई 7 दूनी 14 और 1 15, 15 हार्मोनिक, और 15 हार्मोनिक का मतलब हो जाएगा सब 15 इंटू V/4L। खत्म कहानी। तो 15/4 गुणे में कितना आ रहा था भाई साहब, 80 आ रहा था, इंटू 80, और जैसी 80 लिखोगे ये निकल के आ जाएगा 300। सारे बच्चे मिनट से पहले क्या यह कंसेप्ट क्लियर हुआ? बोलो बोलो। देखो मैं यहां पे स्लो हुआ हूं, ठीक है, और मैं ऑर्गन पाइप में भी स्लो होऊंगा, मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूं। जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं मैं वहां पे स्लो हो जाया करता हूं, और मैं वहां पे स्लो हो जाया करूंगा। ठीक है, हाँ, मुझे यहां पे कोई जल्दबाजी नहीं है कि 12th स्टार्ट करना, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करना, ये करना वो करना, ना भैया। यहां से सवाल आते हैं तो मैं यहां पे स्लो हो जाऊंगा। सारे बच्चे मिनट से पहले, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और लिखा मैंने यहां पर। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, दोनों क्वेश्चन मैंने बहुत सोच समझ के लिखे हैं, इसलिए यहां पर जल्दी से इसको स्टार जरूर डाल देना आप, ये भी और ये भी। ठीक है, ध्यान से देखो क्या बोला उसने। बोले भाई साहब रस्सी फिक्स एट वन एंड। अच्छा ओके, रस्सी फिक्स एट वन एंड है, ठीक है भाई साहब, ओके। हैज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। मैंने कहा हाँ, कितनी है? बोले 40 है इन फंडामेंटल मोड। अच्छा, इसका मतलब हम पहले लिख लेंगे फंडामेंटल मोड में फ्रीक्वेंसी V/4L होती थी। सर ये 40 है, ठीक है सर जी, ओके। अब इसने क्या बोला, फ्रीक्वेंसी इन 3rd हार्मोनिक, सीधा गुणा कर दे। 3rd हार्मोनिक का मतलब क्या है, इसका 3 गुना 40 गुणे में 3 बराबर 120। फ्रीक्वेंसी इन 4th ओवरटोन, 4th ओवरटोन का मतलब हो गया सर 4 दूनी 8 और 1 9, 9th हार्मोनिक, 9th हार्मोनिक, जिसका मतलब हो जाएगा 9 गुणे में 40, या 40 गुणे में 9, 40 गुणे में 9, 40 गुणे में 9, और 9 चौक 36, 360। ठीक है, अब इसी में 2 प्रकार के क्वेश्चन और तेरे मार्केट में पूछे जा सकते हैं, जो मैंने यहां पे लिख दिया है। ध्यान से सुनना, इसको मैं यहां से उठा लेता हूं और इसको मैं यहां शिफ्ट कर देता हूं, इस क्वेश्चन को। उसने बोला भाई हमको ये बता दो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इफ टी बिकम 4 टाइम्स। अब ये तुम्हारे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, टी को 4 गुना कर दिया, 5 गुना कर दिया, 10 गुना कर दिया, ठीक। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है सब V/4L, जहां पर टी की वैल्यू होती है √T/μ। तो टेंशन को 4 गुना करने का मतलब हो गया, टेंशन को 4 गुना करने का मतलब हो गया, 4 टाइम्स करने का मतलब हो गया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को डबल करना, 2 टाइम्स करना। तो योर आंसर विल बी, सर यहां पे पहले कितनी थी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी? 40 थी, तो 2 गुणे में 40 बराबर 80, 2 टाइम्स हो जाएगा, 80 हो जाएगी। देख नोट्स के लिए बढ़िया क्वेश्चन है ये, जो पढ़ने वाले बच्चे समझ गए होंगे। हाँ ठीक है, अब उसी में कभी कभी तुम्हारे सामने वो एरर का सवाल पूछ लेता है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बता दो, टेंशन इज इंक्रीज बाई 4%। तो याद करो, अगर आपको फॉर्मूला याद हो कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सर वो होती है सर यहां से 1/4L √T/μ।
इसका मतलब क्या ऐसा कह दूं कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगा कोई कांस्टेंट स्क्वायर का, या टी की पावर हाफ, टी की पावर हाफ, ये कांस्टेंट हो गया पूरा। तो इसका मतलब आप लिख सकते हो यहां से सर डेल्टा एफ बाई एफ इंटू 100 बराबर हाफ इंटू डेल्टा टी बाई टी इंटू 100, और डेल्टा टी बाई टी कितना 4%, तो हाफ गुणे में 4% बराबर 2%, 2% बढ़ जाएगी, 2% बढ़ जाएगी। आगे बात समझ में, ठीक है, 2% बढ़ जाएगी, 2% बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब तू डायरेक्टली बता सकता है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी नई कितनी हो जाएगी, न्यू कितनी हो जाएगी, न्यू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सर अब देसी मेथड में बता, 40 का 1% कितना होगा, 0.4, 1% मतलब यहां 100 से डिवाइड कर दे, तो 2% कितना होगा, 0.8, तो 2.8 बढ़ जाएगी, योर आंसर विल बी 40.8। शाबाश फैज खान सुल्तान, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भास्कर, बहुत बढ़िया, भास्कर ने भी तुरंत सबसे पहला आंसर निकाल दिया, शाबाश। वो कह रहा है डिक्रीज होता तो डिक्रीज हो जाता, मैं कह रही है डिक्रीज होता, भाई डिक्रीज हो जाता, फिर ये तो एरर में पढ़ चुके हम लोग, खत्म कहानी। बोलो बोलो, अरे बात आप तो केवल फॉर्मूला लगाओ यहां पर, कौन सा फॉर्मूला कि सर ये वाला ये वाला ये वाला, ये टेंशन बढ़ाओगे तो ये बढ़ जाएगा, ये डिक्रीज होगा तो ये डिक्रीज हो जाएगा, खत्म कहानी। बोलो कर सकते हो, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं यहां से, क्लियर है, ओके। एक बार ये देख ले 40.8 कैसे हुआ, देख 2% बढ़ जाएगी, 40 का देसी मेथड लगा, 40 का 1% कितना होगा, 0.4, 100 से डिवाइड कर दे, 0.4, 1% 0.4, तो 2% 0.8, इसलिए 0.8 बढ़ जाएगा, पहले कितना था 40, 0.8 बढ़ा दे 40.8, हो गया सवाल। सो दीज क्वेश्चंस आर यस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे नीट में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपने देखा होगा अक्सर, है ना, इसी प्रकार क्वेश्चन, ओवरटोन, इतना परसेंट बढ़ा दिया, इतना परसेंट बढ़ा दिया, इसको फ्री कर दिया, उसको फिक्स कर दिया, इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने पूछा जाता है। आ रही बात समझ में, ओके, बढ़ू आगे में। तो आपकी तबीयत अच्छी है, हाँ बेटा अच्छी है, और खराब भी हो तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है अभी, ठीक है मेरे पास ऑप्शन नहीं है, वो मंडे को खराब हुई थी, पिछले मंडे को, आज तक भुगत रहा हूँ ठीक है आज तक भुगत रहा हूँ उसको मैं, ठीक है। वो तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने सेमीकंडक्टर से संभाल लिया उसको, ठीक है, नहीं तो फिर अननेसेसरी प्रेशर और होता, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, इसके बाद फिर एक चीज और है, ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, घर पे इसको लिख लीजिएगा, टोटल एनर्जी इन द स्टैंडिंग वेव, ठीक है। पूरी सॉल्व करने के बाद, पूरा सॉल्व करने के बाद मतलब सर काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ, आपको याद हो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने पहले बताया था, हाफ डीएम इंटू बीपी स्क्वायर। आप पूरी इक्वेशन लिखो, एस वाई इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस वाई, ये एडवांस के बैचेस में तो मैं इसका डेरिवेशन करा देता हूं, आपके में डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक ठीक है। तो टोटल एनर्जी लिखो एक लूप की, तो पहले काइनेटिक एनर्जी लिखो, फिर पोटेंशियल एनर्जी लिखो, दोनों को जोड़ दो, और दोनों को जोड़कर इंटीग्रेट कर दो 0 से लेकर लैम्डा बाई 2 तक। तो इंटीग्रेट करने के बाद ये रिजल्ट निकल के आता है, जो रिजल्ट आपको याद रखना है कि एक लूप के लिए, इसको एक लूप बोलेंगे, एक लूप के लिए टोटल एनर्जी होता है 1/8 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लैम्डा, खत्म कहानी। फॉर्मूला भी काफी सिमिलर है पुराने फॉर्मूला के मुकाबले, और अगर हाफ लूप पूछा जाएगा तो एक इसका आधा कर देना, 1/16 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लैम्डा। हाफ लूप का मतलब अगर वो आपसे कह दे कि सर ये बता दो, इधर ये इतने का बता दो एनर्जी कितनी होगी, जैसे कि आपको पता ही है कि एनर्जी इसके और इसके बीच में फंस के रह गई थी, तो जो कहानी इस गांव की है वही कहानी इसकी है, जो कहानी इलाहाबाद वालों की है, सॉरी इलाहाबाद वाले तो दूसरे थे, जो कहानी इस गांव की है वही कहानी इस गांव की है। इसका मतलब इधर के इधर के बंदे दोनों की टोटल एनर्जी बराबर होगी। हमारी बात समझ में, तो ये उनकी टोटल एनर्जी है, हमारी बात समझ में। और मजे की बात ये कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट आ रही है, और टोटल एनर्जी कांस्टेंट आनी भी पड़ेगी, क्योंकि इधर से उधर एनर्जी जा ही नहीं रही है, एनर्जी फंस गई है, तो टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो कुल मिला के ये फॉर्मूला है बेटा, ये डायरेक्टली आपको याद रखना है। कभी सवाल में ऐसा आ गया कि 2 लूप बन गए, अब बताओ एनर्जी क्या होगी, आप एक लूप का टोटल एनर्जी का फॉर्मूला लेना और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। आई बात समझ में, जैसे कि सपोज कोई सवाल आपसे ऐसे पूछ ले, ठीक है, कोई सवाल आपको ऐसे पूछ ले क्वेश्चन में, बोले भैया हमारे पास ना थर्ड हार्मोनिक है, तो तुम्हें पता है थर्ड हार्मोनिक का मतलब 3 लूप बनेंगे, 1 2 3, ये 3 लूप बनेंगे, ठीक है। अब वो यहां से आपसे पूछ ले कि मुझे तो इसकी टोटल एनर्जी बताओ कितनी होगी, टोटल एनर्जी, तो आप यही लिखिएगा 3 गुणे में 1/8 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लैम्डा।
ठीक है, ए उन्होंने दे रखा होगा, मी उन्होंने दे रखा होगा, ठीक है, ये चीजें प्लीज इसको जल्दी से लिख लें, घर पे लिख लेना मेरे हिसाब से, बोलो घर पे लिख लेना है। हाँ, वो कह रहा है एक साइड फ्री हो तो लूप से कैलकुलेट कर लेना। बहुत अच्छा डाउट पूछा तूने, मैंने हाफ लूप की लिख दी ना, हाफ लूप की। तो एक साइड फ्री हो तो पहले उससे कहना भाई तू बता डायग्राम तेरा कैसा बनना है ना। अगर उसने डायग्राम ऐसे बना दिया, इस प्रकार का, इस प्रकार का बना दिया, इस प्रकार का, तो भैया यही हो जाएगी 1/16। अरे बात समझ में, आधे लूप की इतनी हो जाएगी, 1/16 हो जाएगी, ठीक है। अरे बात समझ में, ये चीज है। चलो कल लिख लिया था, अरे वाह कल लिख लिया था। चलो ये हो गया तुम्हारा जो है हमारा वेब ऑनेस्टिंग वाला पार्ट, ठीक है ठीक है। चलो सर जी ओके, अब इसके बाद अब हम चलते हैं साउंड वेव को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आगे बढ़ाने से पहले जैसे मैंने आपको बोला था कि पहले मैं आपको रिवाइज करा दूंगा कल का पूरा साउंड, ठीक है। तो सारे बच्चे जरा ध्यान से देखिएगा, मैं तुम्हारी चैट बंद कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए, बस आपको देखना है। और जैसे जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप चाहें तो ऐसे शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं घर पे जाके, ठीक है ठीक है। चलो सर ओके, मैं तुम्हारी चैट बंद कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करूंगा। देख कल साउंड में हमने इतनी सारी बातें पढ़ी, पढ़ना मजबूरी थी। तुम्हें से एक बच्चा कमेंट कर रहा है सर जब सोना ही है तो पढ़ा, इसलिए पढ़ा क्यों रहे हो उसको। अरे भाई ऐसा नहीं है, बस देखना होता है कभी कभी, धीरे धीरे चीजें भर जाती हैं। अब दादा तूने को मैं तुमसे एक पिक्चर पूछ लूं, ठीक है। अब तुमने एक मूवी देखी हो 3 घंटा, ठीक है। सपोज मैं आपसे पूछूं कि वो एवेंजर की वो देखी है लास्ट वाली इन्फिनिटी वॉर एंड गेम, ठीक। तो बोला हाँ 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 एंड गेम देखिए, एंड गेम देखिए। लेकिन अगर मैं तुमसे एक एक सीन पूछ लूं तो आपको याद नहीं होगा, लेकिन मोटा मोटी याद होगा ना आपको कि आखिरी में आयरन मैन जो है मर जाते हैं, ठीक है। आखिरी में ऐसे जो है वो ये वाला सीन था अच्छा था, ये वाला सीन अच्छा था, ठीक है। शुरू में ऐसा होता, तो ऐसे मोटी मोटी चीज आपको याद रहती है। तो कहीं ना कहीं आपको वो चीजें कनेक्ट करती है उस पिक्चर से। अरे बात समझ में। और वहीं कभी कभी होता होगा, तुमने देखा हो भाई पिक्चर देखने जा रहे हैं 15 मिनट लेट हो गए, 10 मिनट लेट हो गए 10 मिनट लेट, 5 मिनट भी लेट हो जाते तो पिक्चर देखने मजा नहीं आता है, ऐसा लगता है पता नहीं क्या छूट गया, ठीक है। फिर पड़ोसी से पूछते हैं हाँ भैया हाँ हाँ वो क्या हुआ, वो क्या करना अभी स्टार्ट हुई है, बस अभी स्टार्ट हुई है, फिर भी मन नहीं मानता। तो वही कहानी यहाँ पर भी है, ठीक है, कि चीजें कुछ छोड़ नहीं सकते, आपको कंटिन्यूटी के साथ पढ़ना है तभी मजा आता है। अगर वही काम की चीजें शुरू में देख लो तो मजा नहीं आएगा, ठीक। तो कल आप लोगों ने लेक्चर अटेंड करा, बहुत बढ़िया शानदार। अब मैं उसके सारी काम की बातें आपको रिवाइज करा देता हूं कि इन्हीं पर ही तुम्हारा पूरा का पूरा फॉर्मूला टिका हुआ है, ठीक है। मैंने यहां पे लिख दिया है सारी चीजें समय बचाने के लिए, ताकि हमारा क्लास का समय बचे, ठीक है। कि सबसे पहले इक्वेशन ऑफ वेव पहले होती थी y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाइव। अब y की जगह यहां पे s आ जाएगा। पहले पढ़ा था हमने ट्रेवलिंग वेव में ट्रांसवर्स वेव, वेव ऑनिस्टिंग, उसमें क्या होता था कि वेव अगर आगे जाती थी तो पार्टिकल ऐसा ऑसिलेशन करता था। अब क्या पढ़ने, लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब क्या हो गया है सर, लॉन्गिट्यूड का वेव का मतलब हो गया है कि जिधर वेव जा रही है उधर ही पार्टिकल का वाइब्रेशन हो रहा है, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर साउंड वेव, ठीक है भाई साहब ओके। साउंड वेव आपका किसका एग्जांपल, लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल है। वेव ऑनिस्टिंग किसका एग्जांपल है, ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल है। लाइट किसका एग्जांपल है, ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल है, जो वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है सर जी ओके। बाकी सारी कहानी आपकी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम एज इट इज है, बिल्कुल सेम एज इट इज है। जैसे हम लोगों ने वहां पढ़ा था बाई इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, मैं यहां लिख देता हूं। जैसे हम लोगों ने शुरू में वहां क्या पढ़ा था, बाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ये पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है सर जी ओके। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, ये पढ़ा था। मगर और बताओ इसमें क्या क्या देखा था सर, इसमें और हम लोगों ने देखा था कि सर ये हमने देखा था कि सर वेलोसिटी ऑफ वेव होता है सर ओमेगा बाई के, अच्छा। और बताओ क्या देखा था सर, साइन अपोजिट होगा तो वेव प्लस एक्स में जाएगी, अच्छा। और बताओ इसकी वैल्यू, सर इसकी वैल्यू आती थी अंडर रूट टी बाई म्यू। और बताओ सर, और हमने पढ़ा था यहाँ पर कि वेलोसिटी अगर मैं वाई को डिफरेंशिएट कर दूंगा टाइम के रेस्पेक्ट में तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आ जाएगा। अगर हम इसको डबल डिफरेंशिएट कर देंगे तो भाई साहब यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल आ जाएगा। सब बीपी बराबर माइनस बी डब्ल्यू इंटू स्लोप, स्लोप मतलब डी वाई बाई डी एक्स। आपने इस तरह की बातें पढ़ी थी, ये पढ़ते थे शुरू में हम लोग, ठीक है। इसी में ही हम लोगों ने 2 लेक्चर निकाला था, आपको याद कीजिए, ठीक। तो वो जो 2 लेक्चर हम वहां दे चुके हैं, अब वो लेक्चर यहां साउंड में देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एवरीथिंग इज सेम, सब कुछ सेम है। आप सीधी बात बोलोगे, बोले सर पहले पार्टिकल वाई में ऑसिलेट कर रहा था, अब पार्टिकल किधर ऑसिलेट करेगा सर, अब पार्टिकल एक्स की तरफ ऑसिलेट करेगा। तो मैंने कहा तो वाई की जगह क्या आ जाएगा, बोले सर वाई की जगह एक्स आ जाएगा। अब वाई की जगह एक्स लिखना अच्छी बात नहीं है,
ये इक्वेशन ही गलत हो गई, ये बाहियात इक्वेशन हो गई। क्यों बाहियात इक्वेशन हो गई? अब यार ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, आप एक नाम दो ना। साइन के अंदर वाला एक्स बता रहा है कि तू कौन सा पार्टिकल पकड़ रहा है, और ये वाला एक्स बता रहा है कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है, उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो इसका मतलब इसको हमने फिर एक काम किया, इस एक्स की जगह मैंने एस लिख दिया। अब एस बराबर है अच्छा नहीं लगता, तो यहां हमने एस नॉट लिख दिया, ताकि अच्छे से बोल पाए। एस बराबर एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एस प्लस फाइव। मैंने कहा ठीक है, खत्म कहानी। उसके बाद फिर हमने वहां क्या पढ़ा था? सब वेलोसिटी ऑफ वेव पढ़ा था। मैंने कहा यहां पर भी यही आ जाएगा, बस यहां अंडर रूट टी बाई म्यू की जगह आ जाता है अंडर रूट गामा आर टी बाई। इसके पीछे की कहानी कल हम लोगों ने देख ली थी कि पहले न्यूटन जी आए, न्यूटन जी ने फॉर्मूला कुछ और दिया, फिर उसमें गलती हुई, फिर उसको गलती को करेक्ट किसने किया? फिर उस गलती को करेक्ट किया भाई साहब किसने? लैपलेस ने, जिसको बोलते हैं लैपलेस करेक्शन। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके। उसी प्रकार से सब बीबी बराबर पहले पढ़ा था डी वाई बाई डी टी, अब पढ़ेंगे बाई की जगह चुपचाप क्या रख दो? एस रख दो। उसी प्रकार से हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल क्या होता है सर? डी टू बाई बाई डी टी डी एक्स डी टी स्क्वायर। तो यहां पे क्या लिख देंगे? यहां पे एस लिख देंगे, सीधी सी बात है। एक एस को डिफरेंशिएट कर दे वेलोसिटी आ जाएगी, बार और डिफरेंशिएट कर दे एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है सर। सब पहले पढ़ा था बीबी बराबर माइनस बी डब्ल्यू इंटू स्लोप, स्लोप मतलब डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन यहां बाई की जगह अब कितना हो जाएगा? अब एस हो जाएगा। तो एक अंतर है, पहले जो स्क्रीन फोटो खींच रहा था ना, स्क्रीनशॉट खींच रहा था, वो यहां काम नहीं आ सकते, वो यहां काम नहीं आएंगे। अब तो कहे वो यहां काम क्यों नहीं आएंगे? मैंने कहा देख, जब पार्टिकल ऐसा ऑसिलेट कर रहा था, तूने फटाक से फोटो खींच लिया तो तुझे दिख गया पार्टिकल वहां है। अगर पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो अगर फोटो खींचेगा तो पता ही नहीं चलेगा। ठीक ठीक है कि पार्टिकल आगे जा रहा है पीछे जा रहा है क्या है। तो इसलिए यहां फोटो से उतनी फील नहीं आती जितनी फील वहां पे आती थी। ठीक ठीक है बस, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर हमने देखा यार कि इसको पढ़ने का एक और तरीका है, साउंड वेव को पढ़ने का, जिसके बारे में कल मैंने 1 घंटे तक चर्चा करी थी सुकून से। ठीक है, बोले क्या? बोले साउंड वेव को रिप्रेजेंट करते हैं हम 2 प्रकार के इक्वेशन से। एक होता है डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन, एक होता है प्रेशर वाली इक्वेशन। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ये जो भी मैंने इक्वेशन यहां पे लिखी है, ये तुम्हारी किसकी इक्वेशन है? ये हमारी इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। फिर हमने प्रेशर वाली इक्वेशन में देखा कि सर डेल्टा पी बराबर होता है माइनस बी इंटू डी एस बाई डी एक्स। मतलब बोले इसको डिफरेंशिएट कर दो एक्स के रेस्पेक्ट में, बस यहां वैल्यू पुट कर दे, ये जो डेल्टा पी आएगा ये प्रेशर वाली इक्वेशन आ जाएगी। तो क्वेश्चन आने की संभावना है बहुत कम, बहुत ही कम, बहुत ही कम। ठीक है सर जी, ओके, बिल्कुल सही बात कह रहे हो सर, ओके ओके। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि जो प्रेशर की इक्वेशन आई, प्रेशर की जो इक्वेशन आई वो कुछ ऐसी आई जो इसके साथ 90 डिग्री के साथ फेस में थी। वो आप खुद से डिराइव कर सकते हो, जस्ट मैथमेटिक्स। लेकिन अपन को तो काम की बात याद रखनी है कि प्रेशर की इक्वेशन और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। और जो प्रेशर की इक्वेशन का जो एम्पलीट्यूड आता है वो आता है बी एस नॉट के, बी एस नॉट के। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना कि भाई ये प्रेशर की इक्वेशन का एम्पलीट्यूड है बी एस नॉट के। अरे बात समझ में? इसको याद करने का तरीका भी है, लेकिन मैं बोल नहीं सकता, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तुम में से कुछ लोग अदरवाइज ले लेंगे। ठीक है, लेकिन ठीक है भाई, बी एस नोट के तू अपने अपने लेवल पे याद कर ले। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब इसको फील लेने के लिए हमने देखा कि साउंड वेव जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रही होती है, तो मान ले जब कोई भी वेव ट्रेवल नहीं की तो उस जगह प्रेशर पी नोट था। अरे बात समझ में? ठीक है सर जी, जब कोई वेव ट्रेवल ही नहीं कर रही है तो प्रेशर पी नोट था। कुछ बच्चे सोच लेते कि प्रेशर 0 था, ना ना ना, प्रेशर 0 था, प्रेशर पी नोट था। जब साउंड वेव ट्रेवल करी तो प्रेशर का वेरिएशन आया। अरे बात समझ, तू देसी भाषा में ऐसे समझ कि सपोज प्रेशर था पहले 10 यूनिट, जब वेव जा रही है तो कभी तो हो गया वो मान के चल 16 यूनिट मैक्सिमम, और कभी हो गया 4। तो तू चेक करके देख, ये 6 बढ़ जा रहा है और 6 घट जा रहा है। मतलब अगर पी नोट है तो मैक्सिमम प्रेशर जो हो रहा है पी नोट प्लस बी एस नोट के हो जाता है, और यहीं पर पी नोट माइनस बी एस नोट के हो जाता है। तो यहां से 10 से मैक्सिमम कितना बढ़ गया? 6 बढ़ गया, और 6 कम हो गया। इसी को बोलते थे प्रेशर एम्पलीट्यूड, यही तुम्हारा बी एस नोट के है। तो कंप्रेशन वाले पॉइंट में आप बोलोगे सर कंप्रेशन वाले पॉइंट में प्रेशर मैक्सिमम हो जाएगा, रेयर फ्रैक्शन वाले पॉइंट में प्रेशर मिनिमम हो जाएगा। खत्म कहानी, इतनी सी बात थी बस। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है सर जी। फिर हमने ग्राफ देख लिए कि अगर सपोज वो एक्सेस प्रेशर वाला, ये प्रेशर वाला ग्राफ बताया था, तो जहां प्रेशर सबसे ज्यादा होंगे वो कंप्रेशन है, और जहां प्रेशर सबसे कम होंगे वो रेयर फ्रैक्शन है। खत्म कहानी, ग्राफ से ही तो पता लगा लेगा। इसके लिए एसकेसी पीडीएफ एक बार देख लीजिएगा, मैंने उसमें क्वेश्चन डाल रखा है। फिर दिक्कत आई थी कि सर अगर एस वर्सेस एक्स का ग्राफ दे रखा हो, फिर कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन निकालेंगे, तो उसके मैंने तरीके बता दिए थे कि देख लेना, उस पर जाके मैंने तरीका बता दिया था कि आगे वाले आगे जा रहे हैं, पीछे वाले पीछे जा रहे हैं, तो रेयर फ्रैक्शन हो जाएगा। आगे वाले पीछे आ रहे हैं, पीछे वाले आगे आ रहे हैं, उसको दबा रहे हैं दोनों तरफ से, कंप्रेस कर रहे हैं दोनों तरफ से, तो कंप्रेशन हो जाएगा।
उसका एक और तरीका है जो एसकेसी बुक में मैंने लगा रखा है, जो आपको बहुत पसंद आएगा, जो मैंने यहां पे अटैच कर दिया है। ये थी कहानी किसकी? ये थी कहानी प्रेशर वाली क्वेश्चन की। अब इसमें याद रखने वाली बात क्या थी? याद रखने वाली बात यही है जो मैंने यहां पे लिखी है, जो मैंने यहां पे लिख दिया। कहां पे लिख दिया मेरे भाई? यहां पे भी लिख दिया, यहां पर भी। क्या सर? एक तो बल्क मोल्ड्स का फॉर्मूला, एक तो ये वाली चीज होगी S बराबर S नॉट, दूसरा ये फॉर्मूला, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। बी बराबर ये बल्क मोल्ड्स का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग जो है केटीजी थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। बल्क मोल्ड्स बराबर होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा पी बाई बी। याद करो, मैंने वहां भी आपको बोला था ये प्रेशर नहीं होता, ये एक्सेस प्रेशर होता है, एक्सेस प्रेशर होता है। ठीक है, डेल्टा पी बराबर माइनस बी डीएस बाई डीएक्स। डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रेशर की इक्वेशन 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। डेल्टा पी नॉट बी एस नॉट के होता है, जिसको एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड बोलते हैं। कंप्रेशन में इतना, रेयरफेक्शन में इतना। खत्म कहानी। इससे ज्यादा इसमें कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। इससे ज्यादा आप बिल्कुल बिंदास इसको छोड़ सकते हैं। अब उसके बाद फिर हमने पढ़ी वेलोसिटी, जो कि हम लोग देख चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर से आपको रिवाइज कराता हूं। हम पढ़ते हैं भाई लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो वेलोसिटी ऑफ वेव होता है, साउंड वेव में ये मत समझना कि साउंड वेव की इक्वेशन हमेशा गामा आर टी बाई एम होगी, ऐसा मत सोच लेना। ठीक, हो सकता है तेरे सामने लोहा दे दिया हो, कोई दूसरा मीडियम दे दिया हो, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की जो इक्वेशन होती है, जो साउंड वेव की जो इक्वेशन होती है, उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ई बाई रो, वेयर ई इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। जब आप सॉलिड में बात करोगे, सॉलिड में जैसे जैसे साउंड हो गया, जब आप सॉलिड में बात करोगे तो सॉलिड में ई की वैल्यू तुम्हारी वाई हो जाती है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो इसका फॉर्मूला बन जाता है अंडर रूट वाई बाई रो। जब आपने फ्लूइड के बारे में बात करी या गैस के बारे में बात करी, तो अब यहां पर बन जाता है बी बल्क मॉडुलस, जैसे पहले बना करता था। अब बल्क मॉडुलस के पीछे भी लड़ाई हुई। क्या लड़ाई हुई? कि भाई साहब बल्क मॉडुलस पे न्यूटन जी ने बोला पहले कि भाई साहब ये तो भाई साहब एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए थर्मोडायनेमिक्स मैंने करा रखा है आपको, लिखा रखा है आपको कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो बल्क मॉडुलस होता है वो प्रेशर के बराबर होता है। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ साउंड आया था अंडर रूट पी बाई रो, जिसको सॉल्व करने के बाद आता है अंडर रूट आर टी बाई एम, जिसमें 15-16% की एरर आई। उसको एरर को करेक्ट किया लेप्लेस ने बोला कि एक सडन प्रोसेस है कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनना, तो ये एक एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के आधार पर बी की वैल्यू गामा पी हो जाएगी, और गामा पी हो जाएगी तो निकल कर आ जाएगा तुम्हारा, यहां पे आप चाहो तो एक दूसरा फॉर्मूला भी लिख सकते हो, गामा पी हो जाएगी, गामा पी बाई रो, और पीएम बराबर रो आर टी लगा के तुम्हारा फॉर्मूला बन गया अंडर रूट गामा आर टी बाई एम। खत्म कहानी। अब यहां पे सवाल बनते हैं आपके, क्या बोले भाई साहब ऑक्सीजन में, सपोज ऑक्सीजन में 100 केल्विन में टेम्परेचर है 50, तो बताओ ऑक्सीजन में 400 केल्विन पे टेम्परेचर बता दो। अरे भाई टेम्परेचर 4 गुना कर दिया ना, हाँ, तो वेलोसिटी कितना डबल हो जाएगी। पहला सवाल। दूसरा सवाल, बोले ऑक्सीजन में 100 केल्विन पे टेम्परेचर 50, मैंने कहा ठीक है, तो नाइट्रोजन में 100 केल्विन पे कितनी होगी? मतलब टेम्परेचर सेम कर रहे हो ना? हाँ सेम कर रहे हैं, तो गामा भी सेम है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों डायटोमिक है। मैंने कहा हाँ, तो भैया मास के जो भी उसका मोलिकुलर मास है उसके यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया। दैट मीन V1 बाई V2 बराबर अंडर रूट M2 बाई M1। खत्म सवाल। तीसरा क्वेश्चन, मतलब समझ रहा है, वो एक बार गामा और एम को फिक्स करके टेम्परेचर को चेंज कर देगा, इतने पे इतना तो इतने पे कितना। एक बार वो गामा फिक्स कर देगा, टेम्परेचर फिक्स कर देगा, मास चेंज कर देगा, मतलब सेम डायटोमिक गैस की दूसरी गैस ले लेगा। या हो सकता है कि कोई भी दो बदल दे, या हो सकता है तीनों ही बदल दे। तीनों बदलने वाला कर दिया तो सारे हो गए। बोले तीनों बदल दिया मतलब, बोले तीनों बदल देगा मतलब कोई सवाल ऐसे दे देगा, बोले भाई साहब जो है क्वेश्चन ये है हमारा, हीलियम गैस है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, हीलियम गैस है 100 केल्विन पर। मैंने कहा ठीक है, उसका वेलोसिटी ऑफ वेव है सपोज मान के चलो 50 मीटर पर सेकेंड। बोले ठीक है, बोले तो सेम गैस में नहीं, हमने गैस को चेंज कर दिया, हमने O2 ले लिया, तो O2 का बता दो 400 केल्विन में कितना टेम्परेचर होगा, 400 केल्विन में वेलोसिटी ऑफ वेव कितना होगा। ऐसे सवाल पूछ लेगा आपसे वो, ठीक, तो तू सीधा बोलेगा अरे सर जी सीधी बात है, वेलोसिटी ऑफ वेव बराबर क्या, अंडर रूट गामा आर टी बाई एम। अब इसमें डरना नहीं है, देख डरना बिल्कुल नहीं है। V1 बाई V2 बराबर सर ये हो जाएगा रूट में गामा 1 बाई गामा 2 T1 बाई T2 M2 बाई M1। अब आप गामा देखो, गामा होता था CP बाई CV। गामा मोनोएटॉमिक डायटोमिक के लिए तो एटलीस्ट याद कर लो, अरे बात समझे, वरना गामा की वैल्यू क्या होती थी, गामा बराबर होता था 1 + 2/f। तो अगर मोनो एटॉमिक है तो मोनो एटॉमिक के लिए f की वैल्यू 3 होती है, तो गामा बराबर कितना हो जाता है सब 5/3। और अगर डायटोमिक है तो f की वैल्यू 5 हो जाती है, तो गामा बराबर कितना हो जाता है 7/5। तो हीलियम मोनोएटॉमिक है, ये तुम्हारा डायटोमिक है। अरे बात समझ में, इसका गामा का टेंशन खत्म हो गया। क्या लिखोगे अंडर रूट सर गामा 1 कितना हो गया सर, ये हो जाएगा तुम्हारा 5/3। गामा 2 कितना हो जाएगा 7/5।
इंटू T1 कितना है, T1 कितना है 100, T2 कितना है, T2 कितना है, T2 कितना है 400 इंटू ये क्या है हीलियम और O2, इनका मोलिकुलर मास आप रख सकते हो, ये 4 ये 32, और वो आपसे कह रहे हैं बराबर V1 बाई V2। V1 कितना है, V1 कितना है 50, V2 कितना है V2। अरे बात समझ में, तो ऐसे करके अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर, ये कर लिया तो सब कुछ कर लिया, ये कर लिया तो सब कुछ कर लिया। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है सर जी, ओके। फिर हम लोगों ने थोड़े से ऐसे कुछ छोटी छोटी बच्चों वाली चीजें पढ़ी थी, पढ़ना पड़ता है, क्या करें, बोले सर जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड, हम बोलेंगे सब फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा होगी सी पिच ज्यादा होगी, बोले ठीक है सर जी, सवाल डायरेक्ट आएगा आएगा तो ठीक है, पिच किस पे डिपेंड करती है, बोले फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। फिर एक होता है क्वालिटी, जो डिपेंड करता है शेप ऑफ द ग्राफ पर, कि आपका वेव फॉर्म कैसा है, ट्रेंगुलर शेप है जो ग्राफ आप बना रहे हो, ठीक है, वो जो है एस वर्सेस एक्स का ग्राफ कैसा है, ऐसा है, या फिर एस वर्सेस एक्स का ग्राफ तुम्हारा ट्रेंगुलर है। मैंने कहा ठीक है भाई। जब फिर तुम्हारा एक फॉर्मूला आता है लाउडनेस का, जिसका फॉर्मूला डायरेक्ट आपको याद रखना है कि लाउडनेस बराबर कितना होता है 10 log बेस 10 आई अपॉन आई नॉट। ठीक, ठीक है सर जी, कभी इसमें कंफ्यूज मत होना, याद रखना टन 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 हो रहा है, बोले टन टन मतलब मैंने कहा एक 10 तो ये हो गया, एक 10 ये हो गया, और एक 10 जैसा ये दिख रहा है बहुत सारे टन 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 है इसमें, याद रखने का तरीका ये है, मतलब कभी कभी कंफ्यूज मत हो जाना कि 20 तो नहीं है 40 तो नहीं है, तो भैया सिंपल फॉर्मूला है जिसमें आप मुझसे ज्यादा एक्सपर्ट हो याद करने में, कि लाउडनेस बराबर होता है 10 log, ठीक है, आई अपॉन आई नॉट। आई नॉट की वैल्यू होती है 10 टू पावर -12 ऐसा यूनिट में, आई नॉट की वैल्यू अक्सर एग्जाम में गिवन होती है, लेकिन लाउडनेस अक्सर किसी दो पॉइंट के बीच में डिफरेंस वगैरह निकालने में काम आता है, कि भाई यहाँ पे पॉइंट्स जला दिया, बजा दिया, साउंड वेव है, यहाँ से स्पीकर बजा दिया मैंने, मैं कहूँ बता यहाँ पे लाउडनेस और यहाँ पे लाउडनेस के बीच का गैप बता दूं, आपको चुपचाप वैल्यू पुट करनी है। अब इसमें दो तीन चीज इंपॉर्टेंट है, पहला अगर पॉइंट सोर्स है तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शन होती है 1/r² के, और अगर लीनियर सोर्स है तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शन होती है 1/r के, खत्म कहानी। तो यहां से हम लोगों ने कुछ सवाल वगैरह देखे थे कल की क्लास में, कि भाई सपोज यहां पर जो है, मैं एक क्वेश्चन और फिर से बताई तो मान के चलो यहां पर सपोज एक सोर्स है, बोले ठीक है सर जी, यहां से r डिस्टेंस दूरी पे मैं आपसे कह दूं लाउडनेस L1 है, और यहां से सपोज 9r डिस्टेंस दूरी पर सपोज यहां पे लाउडनेस L2 है तो मैं आपसे पूछूं भैया डिफरेंस बता दे कितना होगा। मैं आपसे पूछूं, मैंने भैया डिफरेंस बता दे कितना होगा, तो आप सीधा लिखोगे, बोला सर L1 बराबर हो जाएगा 10 log बेस 10 I1, मान के चलो 1 है, I1 अपॉन आई नॉट, L2 हो जाएगा 10 log I2 अपॉन आई नॉट। डिफरेंस पूछ रहा है, घटा दो चुपचाप L2 माइनस L1 बराबर, ठीक है, 10 log, इसमें से जब इसको घटाओगे तो ये रेशियो आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका डायरेक्टली I2 बाई I1। ये कल के सवाल में लोगों ने देखा था, घटाने पे जैसे घटाओगे ना, log a माइनस log b बराबर log a बाई b, ठीक। तो जैसे ही मैं यहां से देखूंगा इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है 1/r² के, क्योंकि पॉइंट सोर्स है, ठीक। तो यहां पर आप लिख सकते हो 10 log I2 बाई I1 का मतलब हो गया सर R2² बाई R1², दैट मींस 10 log सर R2 कितना 9r, तो 9r बटे r का होल स्क्वायर, ये निकल के आ जाएगा 2 log 9 या फिर 40 log 3। आरी बात समझ में? तो ये इस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने कल की क्लास में देखे थे। हाँ भैया, ठीक। तो ये था तुम्हारा कल का पूरा साउंड वेव, ठीक है। ये कल पूरा का पूरा जो भी था मैंने आपको यहाँ पे एकदम जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको रिवाइज करा दूंगा, पूरा का पूरा मैंने यहाँ पर भैया तुम्हारा रिवाइज करा दिया है। सारे बच्चे हार्ट का साइन टाइप करके अब अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। बोलो बोलो बोलो, क्लियर है कि अब मैं आगे बढ़ूं? इसलिए मैं आपसे कल बोल रहा था, तुम क्या बात नहीं मानते हो, या फिर सारे बच्चे सारा एक मेरी एक एक बात सुनते नहीं हो ध्यान से, इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि साउंड का पहला लेक्चर है, टेक इट लाइटली, टेक इट लाइटली, उसको इतना जोर से मत पकड़ना। मैंने बोला था, मैं तेरे को हिंट दिया था, इशारे इशारे में बोला था मैंने। बोलो, मिस्टेक, कहां मिस्टेक कर दी? वह कहां मिस्टेक कर दी है? 9r है, कहां मिस्टेक कर दी? कहां मिस्टेक कर दी बाबू? कहां मिस्टेक कर दी? यहां पे कर दी क्या? यहीं पे करी होगी पक्का, पक्का ही संभाल लिया। सर L1 इज ग्रेटर देन L2 होगा, अच्छा वहां पे
L1 इज ग्रेटर देन L2 मैं तो बोलूंगा बड़े में छोटा घटा दे यार, खत्म कहानी। हाँ L1 इज ग्रेटर देन L2, हाँ ये L1 इज ग्रेटर देन L2 बड़ा ये होगा ना। यहाँ पे सुनोगे ना तो ज्यादा आवाज सुनाई देती है, ठीक है। और लाउडनेस को मेजर करने का जो है तरीका होता है डीबी मीटर, डेसिबल मीटर। हरी बात समझ में? हो सकता है तुम्हारे में कुछ नीट में कभी एक आध सवाल आ जाता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस काम आता है, जैसे थर्मोमीटर टेम्परेचर के मापने के काम आता है, ठीक है। उसी प्रकार से याद रखना जो डीसी मीटर होता है डेसिबल मीटर होता है, ठीक है। डेसिबल मीटर जो होता है वो बेसिकली लाउडनेस को मेजर करने के काम आता है, ठीक है। और ये मेरा प्रोजेक्ट भी था, ठीक है। बीटेक में मुझे याद है जब हम सेकेंड ईयर में थे तो फिर जो है IIT गुवाहाटी वाले एक सर थे एक, है ना, तो उन्होंने जो है हम लोग उनके पास जो है, ठीक है, खूब हम तो गए तो मस्ती करने के लिए थे, लेकिन सर ने फिर जो है बेसिकली ये हमको टास्क दिया था, बड़ा चैलेंजिंग टास्क था उस टाइम पे, उस वक्त के लिए चैलेंजिंग था कि आप डेसिबल मीटर बना के दिखाओ और बिना कुछ भी मार्केट की किसी भी चीज का इस्तेमाल किए बिना, ठीक है। बस जो बेसिक फंडामेंटल छोटी छोटी चीजें होती हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, ठीक है, बस वही यूज करना है और कुछ यूज नहीं करना है, और डेसिबल मीटर बना के दिखाओ, ठीक है ना? कुछ यूज नहीं करना है, बस तार थे थोड़ी, कुछ आईसी वगैरह थी बस हल्की फुल्की जो काम की होती है बस। हाँ, बताया सर आपने। हाँ सर, चलो अब शुरू करूं मैं, ठीक है। आपकी ब्रांच कौन सी थी? ईसी बेटा, सबसे जहरीली ब्रांच थी मेरी, सबसे जहरीली ब्रांच होती है, सबसे खतरनाक, सबसे पेनफुल, सबसे ज्यादा जो है क्या कहते हैं उसको, दर्द देने वाली और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली ब्रांच जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। खैर वो एमबीबीएस से तो आसान नहीं वो एमबीबीएस जैसा, एमबीबीएस जितना जो है परेशान नहीं करती है ठीक है। तो वो ब्रांच थी ईसी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। हाँ, चलो शुरू करें, बढ़ू आगे मैं इसके बाद। हाँ नहीं, त्रिची मेरा कॉलेज था, बीटेक त्रिची मेरा कॉलेज था। चलो आगे बढ़ू मैं इसके बाद, ठीक है। चल अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब इसके बाद अगला है आपके पास, ये पूरा देख मैंने तेरे को रिवाइज करा दिया। अब है तुम्हारा एक इंटेंसिटी इन साउंड वेव, साउंड वेव में इंटेंसिटी, ठीक है। ये फॉर्मूला है बेटा, ये फॉर्मूला है, जल्दी से पहले आप इस फॉर्मूला को लिख लीजिएगा, क्योंकि जब भी सवाल आएगा फॉर्मूला बेस आएगा। इंटेंसिटी का मतलब आप समझ गए होंगे, जैसे पहले हम लोगों ने बात करी थी, बिल्कुल उसी प्रकार से यहां एवरेज इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है क्या? बोले सर हाफ रो एस नॉट स्क्वायर ओमेगा। वैसे तो 3 फॉर्मूले, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। मैं तेरे को बस याद करने का तरीका बता सकता हूं, ठीक है, याद करने का तरीका बता सकता हूं। बोले ठीक है, हाँ सर बताओ सर। मैंने कहा देख, जैसे पहले हम लोगों ने क्या लिखा था, पहले हम लोगों ने क्या लिखा था, इंटेंसिटी कुछ ऐसी आई थी ना, हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बीटा। ये क्या इंटेंसिटी थोड़ी ना आई थी, तो पावर आई थी, एवरेज पावर आई थी, याद करो, एवरेज पावर आई थी, यही था फॉर्मूला। सारे बच्चे चेक कर लो, हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, इंटू पी डब्ल्यू। कुछ ऐसी आया था ना पहले, प्लीज चेक करो सारे लोग, सारे लोग, सारे लोग। सर वहीं पर स्पेशल पर्सन मिला, अरे स्पेशल पर्सन तो ये इस पे ध्यान दे तू अभी, ठीक है, ठीक। तो ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव के फॉर्मूला है, तो इनकी शक्ल सूरत एक एज इट इज मैच कर रही है, जैसे पहले था वैसे ही आप यहां पे बोल सकते हो कि एवरेज इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होता है एस नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के। अगर वीडब्ल्यू सेम कर दू तो, पहले भी हम लोगों ने ऐसे ही किया था, पहले भी हम लोगों ने ऐसे ही कवर किया था, याद कर। इसमें भी होता था एवरेज पावर जो आता था स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आता था, याद आ रहा है? तो देख फॉर्मूला याद करने का तरीका समझ ले, ये होता था मास पर यूनिट लेंथ। अगर मैं एवरेज इंटेंसिटी पूछूंगा तो उसका एरिया से डिवाइड कर दोगे आप। एवरेज इंटेंसिटी क्या होती है? पावर पर यूनिट एरिया, तो एरिया से डिवाइड कर दोगे, ठीक। तो जैसे ही आप एरिया से डिवाइड कर दोगे, मास पर यूनिट लेंथ अपॉन एरिया क्या हो जाएगा? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी होता है, तो वही तो जा रहा है, देख हाफ रो ए स्क्वायर की जगह एस नॉट स्क्वायर आ गया, ओमेगा स्क्वायर की जगह ओमेगा स्क्वायर आ गया, बी डब्ल्यू की जगह बी डब्ल्यू आ गया। अरे बात समझ में? तो ये सेम जा रहे हैं एक तरह से, ठीक। तो तुम केवल अभी के लिए काम करो, चुपचाप पहले ये लिख लो, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है उसी प्रकार आया जैसे पहले था, और प्रेशर के साथ या वैल्यू पुट करते हैं तो ये इक्वेशन है। थोड़ा मुश्किल है मानता हूं, लेकिन इनसे सवाल आने की संभावनाएं बहुत कम है। तुम्हारा क्वेश्चन अगर आएगा मेरे भाई, तो तुम्हारा क्वेश्चन यहां से आएगा, इस जगह से लिखो सब, जो सबसे ज्यादा जरूरी है उसको स्टार मार्क कर दो, ठीक है। या बी डब्ल्यू सेम करने की बजाय यहीं पे लिख दे बी डब्ल्यू, लफड़ाई खत्म कर। जल्दी से इसको नोट करते हैं, इंटेंसिटी इन द साउंड वेव लिख लो जल्दी से। अबे लिखना है यार इसको, हाँ लिख, जल्दी लिख, जल्दी से लिख।
जल्दी लिख, जल्दी लिख। अबे लिखना। बता दो सर, लिख। हो गया, बढ़ू आगे में है। देख, प्लीज मेरे को याद दिला देना, वैसे तो मेरे को याद रहेगा। मैं सारे कल की क्लास में सारे फॉर्मूले इकट्ठे करके एक ही जगह लिखा दूंगा। बेबॉर्न स्ट्रिंग में, ठीक है, कितनी कितनी पावर, एवरेज पावर है, इंटेंसिटी कितनी है, लूप बने थे, एक लूप की कितनी एनर्जी थी, 1/8 वाला फॉर्मूला, 1/8 याद है ना, म्यू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लैम्डा। ठीक, यहां पर इंटेंसिटी का फॉर्मूला, ठीक है, वो सब मैं एक साथ बता दूंगा। अच्छा, लूप से याद आया, मैं क्वेश्चन लेके आया था, रुक जा मैं दिखा देता हूं, अगर अभी मेरे को दिख जाता है तो उसको यहीं पे कर लेंगे। ना 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 ना, ये रहा। हाँ, ये सवाल इंपॉर्टेंट है बेटा, इस क्वेश्चन को आपको लिखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देख रहा स्लाइड कितनी है। हाँ, इतने सारे क्वेश्चन करवाने हैं मुझे तुमसे, आ रही बात समझ में? अरे भैया, अरे रे 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 रे, कितने क्वेश्चन हैं, कितने क्वेश्चन हैं। ये देख, इस पे बेस्ड क्वेश्चन, ये जो था ना, टोटल एनर्जी इन द स्टैंडिंग वेव, वेव ऑन स्ट्रिंग, इसमें क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आया हुआ 44 भाई भी नहीं, पर एक क्वेश्चन आया था एडवांस में, क्या पता नीट में आ जाए तुम्हारे। ठीक है, कि इसने बोला टू एंड ऑफ स्ट्रेच वायर ऑफ लेंथ एल फिक्स एट एक्स बराबर 0 एंड एक्स बराबर एल, मतलब रस्सी दोनों तरफ फिक्स है। ये एक्स बराबर 0 वाली लेंथ, ये एक्स बराबर एल वाली दूरी। इन वन एक्सपेरिमेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वायर इज y1 बराबर ए साइन पाई एक्स बाई एल साइन ओमेगा टी। इसका मतलब अगर मैं इससे बात करूं, इसका ओमेगा कितना होगा, सॉरी इसका लैम्डा कितना होगा, सारे बच्चे ध्यान से देखना, सारे बच्चे ध्यान से देखना, तुम सीधा बोलोगे सर पाई एक्स बाई एल है, तो इसका मतलब इसमें जो के की वैल्यू है, जो के की वैल्यू है वो पाई बाई एल है। के क्या होता है, के कितना होता है, 2 पाई बाई लैम्डा बराबर पाई बाई एल। पाई पाई कैंसिल आउट, लैम्डा बराबर आ गया 2l, लैम्डा बराबर 2l है, इसका मतलब लैम्डा बाई 2 बराबर एल है। और इसका मतलब अब ये डिस्टेंस भी एल है, तो दैट मींस यहां पे नोड होगा तो यहां पर भी नोड होगा, ऐसे मतलब एक लूप बना है। अब आप सोचोगे सर यहां नोड क्यों है, आपने कैसे बना दिया नोड अपने मन से? मन का भैया देख, मैंने अपने मन से ना बनाया भैया, मुझे दिख गई चीजें। बोले कहां से दिखी? मन का देखो यहां से दिखी। एम्पलीट्यूड कितना है? बोले सर ये है एम्पलीट्यूड, तो पुट एक्स बराबर 0, ऐसे पता लगाते हैं। अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो y1 तुम्हारा क्या आ जाएगा, सॉरी एम्पलीट्यूड तुम्हारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देख, एम्पलीट्यूड तुम्हारा 0 आ जाएगा। जैसे एम्पलीट्यूड 0 होगा, तुम सीधा बोलोगे सर यहां पर एम्पलीट्यूड 0 है, इसका मतलब नोड है, तो अगला नोड लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस दूरी पे बनेगा, तो ये एक ही लूप बन गया तुम्हारा। कह दो ना। अच्छा, तो इसकी एक छोटी सी कहानी है, अभी नहीं बाद में सुनाऊंगा कभी। बचपने वाली कहानी है, एक छोटी सी है, ठीक है, वो नहीं है जो तू सोच रहा है। ठीक है, एक छोटी सी कहानी है, मैं बताऊंगा तेरे को बाद में, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक, ओके, अभी नहीं, बाद में, बाद में, अभी सारा ध्यान इधर, ठीक, ठीक है सर जी, ओके। तो उसने बोला यार इसकी जो एनर्जी है ना वो E1 है, तो E1 बराबर क्या हो जाएगा सर? E1 बराबर हो जाएगा हाफ, सॉरी हाफ नहीं, 1/8 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लैम्डा। ये देख, ये वाली हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लैम्डा, टोटल एनर्जी हो गई इसकी। अब अगला पार्ट देख, नेक्स्ट पार्ट में इसने क्या बोला, एंड इन अनदर एक्सपेरिमेंट, दूसरे एक्सपेरिमेंट में डिस्प्लेसमेंट दे रखा है इतना, मतलब दूसरा एक्सपेरिमेंट में डिस्प्लेसमेंट दे रखा है ए साइन 2 पाई एक्स बाई एल साइन 2 ओमेगा टी। मैंने कहा ठीक है, ओके। तो जैसे ही मैं यहां से देखूंगा, मैंने कहा भाई साहब इसका एम्पलीट्यूड तो ये है, तो चेक करके बताओ एक्स बराबर 0 पर फिर से नोड मिल रहा है, ये दूसरा एक्सपेरिमेंट है, सेम रस्सी के साथ कर रहे हैं। तो यहां से अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा भाई ये बता यहां पर के की वैल्यू कितनी है, बोले 2 पाई बाई एल,
इसी को बोल सकते हैं 2 पाई/लैम्डा। 2 पाई कैंसिल आउट, लैम्डा बराबर आ गया L। यहां से लैम्डा कितना आया था 12, यहां से लैम्डा कितना आ गया L, तो लैम्डा/2 कितना हो गया सर, लैम्डा/2 हो गया L/2। दैट मींस एक नोड यहां है और ये x बराबर L है, ये x बराबर 0 है, तो इसका मतलब अगला नोड यहां और अगला नोड यहां, मतलब यहां पे दो लूप बन रहे हैं, यहां पे दो लूप बन रहे हैं। और अगर यहां पे दो लूप बन रहे हैं तो इसका मतलब मैं यहां पे बोलूंगा कि भाई टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी सर, 2 गुना सर एक लूप की एनर्जी। तो इसका मतलब आप समझ जाओ, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि टोटल एनर्जी आप यहां पे क्या लिखोगे सर, टोटल एनर्जी लिखेंगे 2 गुना 1/8 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लैम्डा। ये अब इसमें गलती बहुत सारी हो जाती है। क्या गलती हो जाती है, ध्यान से सुनना। बोले सब पहली बात, सवाल कहां गया, अबे सवाल कहां गया बे, आ गया क्या? सवाल कहां गया बे, है उड़ गया। चल ठीक है, चल मैं गलती बता देता हूं। देख, गलती यह है कि यहां ओमेगा ओमेगा है लेकिन यहां ओमेगा 2 ओमेगा है, तो ये जो ओमेगा है इसको 2 ओमेगा पुट करना पड़ेगा आपको, पहली चीज। आगे बात समझ में, ठीक है। यहां लैम्डा की वैल्यू 2L है, यहां लैम्डा की वैल्यू L है, तो इस हिसाब से आपको यहां पर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, इस हिसाब से वैल्यू आपको यहां पर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, यहां पर, ठीक। और दूसरा, यहां पर नंबर ऑफ लूप तुम्हारे क्या है, केवल एक है, और यहां पर नंबर ऑफ लूप 2 है। ये गलती तो हमने की नहीं, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अरे बात समझ में, तो यहां पर इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको, ठीक है। कह रहा आपसे डर के भाग गया, ठीक है। तो चल अब याद जो भी था, ठीक है, जो भी था अब मैं इसको हटा देता हूं भाई, ठीक है। जो भी था इसको मैं हटा देता हूं, क्वेश्चन मैं दोबारा दे दूंगा तेरे को, टेंशन ना ले, ठीक है। रुक जा, मैं इसको लिख लेता हूं, ठीक है, मैं इसको लिख लेता हूं, पता चला ये भी भाग गया है ना, मैं इसको लिख लेता हूं, ठीक है। ये ले, फोटो खींच लिया मैंने, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है प्लीज आप लिख लीजिएगा नोट्स में, ठीक है। टाइम स्टैम्प नोट कर लो, क्वेश्चन लिख के उसको सॉल्व कर लीजिएगा, ना हो क्वेश्चन तो मैं सॉल्व करा दूंगा, मैंने फोटो खींच लिया, ठीक है। टाइम स्टैम्प नोट कर ले, 52:50 चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया है वो वाला सारा पार्ट। अब चलते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ, ठीक है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन की मैं एक बार आपको एसकेसी पीडीएफ दिखा देता हूं, प्लीज इसकी रीडिंग देख लीजिएगा सारे के सारे बच्चे। इक्वेशन ऑफ साउंड वेव, यहां से भी रीडिंग ले सकते हो, वही कहानी, बीपी बराबर -BW इंटू ds/dx, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, वही कहानी कि ओमेगा के का साइन अपोजिट होगा तो ये प्लस एक्स डायरेक्शन में, ओमेगा के साइन सेम होगा तो माइनस एक्स डायरेक्शन में जाएगा। उसके पार से मैंने अब यहां पे मैंने पहले लिख दिया, डर क्यों रहा है, तुम में से काफी सारे बच्चे कल डर रहे थे डेरिवेशन देख के, मैंने पहले ही बोल दिया था डेरिवेशन को बहुत लाइट मोड से लेना, इसलिए मैंने बुक में भी लिख रखा है इस बात, डर क्यों रहा है, डरना नहीं है। इसमें काम की बातें ये है, ये वाला फॉर्मूला, ये तुम्हारा कंप्रेशन पॉइंट हो जाएगा, ये तुम्हारा रेयर फ्रैक्शन पॉइंट हो जाएगा, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आता है, बस खत्म, ये बात याद रखनी है। और डेल्टा पी बराबर -b इंटू ds/dx, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, फिर आपसे अगर s वर्सेस x में डायरेक्ट आपसे कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन वाले पॉइंट पूछे तो ये उसका शॉर्टकट तरीका है। शॉर्टकट तरीका है कि स्लोप अगर पॉजिटिव होगा तो रेयर फ्रैक्शन, स्लोप किसी पॉइंट पर नेगेटिव होगा तो कंप्रेशन। अगर आप ये याद रख पाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वो तरीका बढ़िया है, आगे वाले आगे गए पीछे वाले पीछे गए, तो आपका हो जाएगा रेयर फ्रैक्शन, आगे वाले पीछे आए और पीछे वाले आगे आए तो बन जाता है कंप्रेशन, ठीक है। ये एक बात देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगला, फिर ये वाले सारे फॉर्मुलेज मैंने आपको लिखा दिए थे, BW बराबर अंडोट E/ρ, सॉलिड के लिए यंग्स मॉडुलस के बराबर, फ्लूइड गैस के लिए बल्क मॉडुलस के बराबर, और वेलोसिटी ऑफ साउंड विद एयर के लिए भाई साहब ये हो जाता है आपका न्यूटन ने बोला था कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, इन्होंने आंसर दिया, फिर उसका मतलब जो है इन्होंने आंसर देने के बाद भैया, ठीक है, फिर क्या हुआ, हाँ फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर लैपलेस का करेक्शन हुआ। शुरू में तो भाई किसी ने सीरियसली लिया नहीं, भाई ने बोला मतलब बोला, ठीक है, जो भाई ने बोला मतलब मानने का है, तो न्यूटन साहब ने जो बोला वो माना गया, ठीक है। उसके बाद फिर लैपलेस आए, इन्होंने करेक्शन किया, ये पूरी थ्योरी मैंने यहाँ पे लिख रखी है, मोटा मोटी देख लेना, ऊपर से फॉर्मूला बनकर निकल कर आ गया, ये खत्म कहानी, हो गया काम तुम्हारा इसके बाद, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला पार्ट, फिर मैंने दोनों फॉर्मूले को यहाँ पर रिलेट कर दिया है, वेव ऑन स्ट्रिंग के भी, साउंड वेव की भी, इसको एक बार देख लीजिएगा। मैं पीपीटी में एज इट इज अटैच कर रहा हूं इसलिए ताकि फ्यूचर में जब भी कभी आप पीपीटी से रिवाइज करने आए या स्क्रॉल करें तो आपका देखते के साथ ही क्विक रिवीजन होता चला जाए, ठीक है। ये इसकी इक्वेशन है, यहाँ एस आ जाएगा, यहाँ वाई था तो यहाँ एस हो जाएगा, यहाँ वाई था तो यहाँ एस हो जाएगा, यहाँ वाई था तो यहाँ एस हो जाएगा, ये ओमेगा वाई के था तो ये भी ओमेगा वाई के रहेगा, टी बाई म्यू था तो अंडर गामा टी बाई एम हो जाएगा, ठीक है भाई साहब।
ओके फिर एक क्वेश्चन मैंने इसका रख दिया था देखने के लिए ताकि आपका डर खत्म हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेशर की क्वेश्चन दे देगा 0.2 साइन इतना टी माइनस 9x, तो डरना नहीं है। उसने पूछा लैम्डा बता दो, तो यहां पे 9 का जो कोफिशिएंट x का जो कोफिशिएंट है वो k ही है। फिर से आप यही बात बोलोगे कि k बराबर 9 है जैसे पहले सॉल्व किया करते थे। t का जो कोफिशिएंट 3000 है ये ओमेगा ही है। इसके बाद आप फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिएगा, वेव ऑफ स्पीड निकाल लीजिएगा, जैसे पहले निकाला करते थे वैसे निकाल लीजिएगा। अंदर का मामला अंदर का माल ऐसा ही है जैसे पहले था, ठीक है। वही रूल्स लगाने आपको, इसलिए बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। फिर एक और सिली मिस्टेक्स वाला क्वेश्चन था जो मैंने यहां पर बताया था आपको कि एग्जाम के लिए बहुत एक्सपेक्टेड है, तुम्हारे एग्जाम में भी आ सकता है कि इफ प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीज टू 4 टाइम्स एट कांस्टेंट टेंपरेचर वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बी। तो कुछ बच्चे क्या ये फॉर्मूला लगा देते हैं कि सर वेलोसिटी ऑफ वेव बराबर होगा अंडर रूट गामा पी बाई रो। उनको लगता है प्रेशर 4 गुना कर दिया तो वेलोसिटी ऑफ वेव आपका जो है दुगना हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। उसने ये भी बोल रखा है कि कांस्टेंट टेंपरेचर है, मतलब गामा टी बाई एम लगाना है, मास कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, गामा कांस्टेंट। इसका मतलब टेंपरेचर को अगर कांस्टेंट रखो तो बीडब्ल्यू आपका सेम रहने वाला है, ठीक है। एक चीज ये हो गई है। कभी कभी सवाल आपके जो है ये भी मैंने लिख दिया यहां पर, जो मैंने रिवीजन कराया था, एक बार देख लीजिएगा कि वेलोसिटी बराबर अंडर गामा आर टी बाई एम पे क्वेश्चन आपके यहां पर पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद पिच डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा पिच ज्यादा, ठीक है। क्वालिटी, इसका दोनों का शेप अलग अलग है तो क्वालिटी अलग अलग होगी, ठीक है। उसके बाद जो है अगला इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर प्रेशर की कहानी मैंने आपको बोल दी है, इसकी रीडिंग ले लीजिएगा। एंड एक और इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैंने कल एक्सप्लेन किया था कि इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं। नीट में तुम्हारा बहुत पहले क्वेश्चन आया था ऑन इंक्रीज इन द ह्यूमिडिटी, अगर इंक्रीज बताएंगे तो वेलोसिटी ऑफ द साउंड इंक्रीजेस, बस खत्म कहानी। सीधा मुद्दे की बात याद रखो। इसके लिए मैंने तरीका ही बताता याद करने का कि जो भी जितने लोग बाबू सोना करते हैं, ठीक है, तो जब भी ठंड के दिनों में बाबू सोना करते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। इसको ऐसे रिलेट कर लेना, भूल गए तो ऐसे याद कर लेना, ठीक है। ठंड के दिनों में जब बात करते हैं, ठीक है, तो हल्के सी भी बोलते हैं बहुत दूर तक आवाज जाती है, ठीक है। तो ऐसा खुद रजाई के अंदर खुद करके छोटे बड़े आराम आराम से बातें करनी पड़ती है, ठीक है। और वहीं अगर गर्मी का दिन होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये मैं एक तरीके से इमेज क्रिएट कर रहा हूं तेरे दिमाग में, कभी सवाल आया तो ऐसे उठा लीजिएगा कि वेलोसिटी ऑफ साउंड वहां पे ज्यादा होती है, ठीक है बंधु। चलो अब चलते हैं हम लोग आगे अगले पार्ट की तरफ जिसका नाम है इंटेंसिटी ऑफ जिसका नाम है स्टैंडिंग वेव इन साउंड वेव। चलो भाई अगला पार्ट शुरू करते हैं। ठीक है, कह रहा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं इधर देख नालायक, ठीक है। वैसे तो गलत थोड़ी ना कह रहा, सही कह रहा है, ठीक है। अब सुनो, अब जैसे स्टैंडिंग वेव हम लोगों ने वहां पढ़ी थी रस्सी के बीच में, सेम स्टैंडिंग वेव हमारी यहां पर बनने वाली है। सेम फॉर्मूले, सेम तरीके, एवरीथिंग इज सेम, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, लेकिन फॉर्मूले भी सेम है तो याद रखना भी आसान है। वहां पे क्या था, मैंने तेरे को रस्सी बना के दिखा दिया था एनिमेशन के माध्यम से और एकदम समझ गए थे, लेकिन यहां एनिमेशन से समझेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। क्यों? वहां पे पार्टिकल ऐसा ऑसिलेशन कर रहा था, मैंने कहा हाँ ऐसा ऑसिलेशन कर रहा था, तो हमको दिख गई थी कि रस्सी अब ऐसे है, अब ऐसे है, अब ऐसे है, अब ऐसे है, अब नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, लेकिन यहां तो पार्टिकल ऐसा ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक। तो यहां हम लोग इसकी ज्यादा फील लेने की यहां पर बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे। यहां अब हम लोग रिजल्ट ओरिएंटेड होकर बात करेंगे। आरी बात समझ में? मैं फिर से बताता हूं आपको, प्लीज यहां पे फॉर्मूला की फी, यहां पर ये कैसे फिनोमेना घट रहा है इसकी फील लेने की बिल्कुल कोशिश मत करना। यहां पर आप देखना कि भाई साहब फॉर्मूले कैसे जा रहे हैं, जैसे पहले मैथमेटिक्स थी वैसी मैथमेटिक्स यहां, सेम मैथमेटिक्स आपको यहां पे देखने के लिए मिलेगी। तो बिल्कुल उसको बहुत लाइट मोड से देखना है, और जब जरूरत पड़ेगी याद कराने की तब मैं आपको बोलूंगा कि देख भाई ये फॉर्मूले हैं, याद कर ले, और मैं तेरे को क्लास में ही याद करा दूंगा। स्टैंडिंग वेव मेरा काम है पूरा पढ़ाना, इसलिए मैं पूरा पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप केवल काम की बातें देखिएगा, ठीक। पहला बोले सर स्टैंडिंग वेव, सर आप कौन सी स्टैंडिंग वेव पढ़ रहे हैं? मैंने कहा अब पढ़ रहे हैं साउंड वेव वाली। सर पहले कौन सी पढ़ी थी? मैंने कहा पहले पढ़ी थी हम लोगों ने रस्सी वाली। अच्छा रस्सी वाली पढ़ी थी? मैंने कहा हाँ। तो रस्सी वाली कैसे डिफाइन करी थी? मैंने कहा रस्सी वाली बताओ कैसे डिफाइन करी थी। जब दो वेव, याद करो, जैसे पहली थी सेम एज इट इज ऐसे ही है। जब दो वेव एक रस्सी में सेम एम्पलीट्यूड की, सेम ओमेगा की, अपोजिट डायरेक्शन में जाके इंटरफेयर कर रही थी, तो स्टैंडिंग वेव बनी थी। उसी प्रकार से वहां रस्सी थी, यहां पे साउंड है, तो इसका मतलब व्हेन टू लॉन्गिट्यूडनल वेव, मतलब टू साउंड वेव ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, सेम एम्पलीट्यूड, ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, इंटरफेयर, इट प्रोड्यूस स्टैंडिंग वेव। भाई साहब ये स्टैंडिंग वेव बनाएगी। मैंने कहा ठीक है भाई साहब ओके। तो अब आप सीधी बात यहां से बोलोगे, बोले ठीक है सर जी स्टैंडिंग में बनाएगी। मैंने कहा हाँ भैया स्टैंडिंग में बनाएगी। तो सपोज बोले सर कैसे बनेंगे? मैंने कहा आजा, मान ले एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं एस बराबर एस नोट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। याद करो, नोट्स खोल कर देखो, कल मैंने ऐसे पढ़ाया था पिछली क्लास में, ओमेगा के एक्स माइनस ओमेगा टी, परसों की क्लास में ऐसे, ये y1 है, ये y2 है, a साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। सारे बच्चे हार्ट का साइन टाइप करके बताए, कितने बच्चे रिकॉल कर पा रहे हैं? मैंने y0 बोला था y1 प्लस y2, दोनों को ऐड किया था, ओपन किया था, याद करो,
सारे बच्चे याद करो जल्दी से। कितने बच्चों को याद आ रहा है कि हाँ सर आपने ऐसे ही स्टैंडिंग में वहां पर बताई थी? तो सेम एज इट इज यहां पर है, बस अंतर यहां पर है, ये y1 by 2 की जगह यहां पर s1 है और यहां s2 है। खत्म, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक ठीक है सर जी। तो मैं अगर इसको सॉल्व करूंगा, तो मैं अगर आपसे बोलूं, मैंने कहा भैया बताइए एस नेट क्या लिखोगे? तुम बोलोगे सर जी एस नेट बराबर सर S1 प्लस S2। मैंने कहा ठीक है, जैसे ही मैं दोनों को ओपन करूंगा ये निकल के आ जाएगा 2S0, जैसे पहले आया था साइन kx cos ओमेगा टी, साइन kx cos ओमेगा टी, सेम वही एज इट इज, लोड ही नहीं लेना है। जैसे पहले इसको एम्पलीट्यूड बोला करते थे, जैसे पहले इसको एम्पलीट्यूड बोला करते थे, ऐसे आज भी इसको एम्पलीट्यूड बोलेंगे। लेकिन ये एम्पलीट्यूड किसका है? डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड है, डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड है। आगे बात समझ में क्लियर है? ठीक है सर जी, ओके। इसके जो एग्जाम्पल होते हैं जो हमें पढ़ने, वो है आपके ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप, जिसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जिसकी जो है हमारे सामने जो है फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी, वो आपके सामने यहां पर आने वाले हैं। ठीक है, तो अब मैं चल रहा हूं उसके पार्ट की तरफ। ठीक है, ऑल्दो इसका एक एनालिसिस होता है प्रेशर का एनालिसिस, प्रेशर एनालिसिस भी है, जो मैं भी आपको थोड़ी देर के बाद एक्सप्लेन करूंगा। पहले आप इसको समझ लो अच्छे तरीके से। तो मैं तुम्हारे यहां पे चैट बंद कर रहा हूं, मैं तुम्हारे यहां पे चैट बंद कर रहा हूं। ये काम का है? नहीं, काम का नहीं है, बस ये उठाने के लिए, ये आर्टिकल को उठाने के लिए। ठीक है, ओके सर जी, ओके, एक मिनट रुक जा। हाँ ठीक है सर जी, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं मैं, अगला पार्ट। तो मैं अगर इसके बाद बात करूं, इसका एग्जाम्पल क्या है? मैंने कहा इसका एग्जाम्पल है ऑर्गन पाइप। जैसे कि पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूं, सबसे पहले ओपन ऑर्गन पाइप। बोले ओपन ऑर्गन पाइप का मतलब? मैंने कहा ओपन ऑर्गन पाइप का मतलब है एक ऐसा पाइप जो दोनों तरफ से खुला हुआ हो, ऐसे समझ ले। ठीक, हम यहां पर अब रिजल्ट ओरिएंटेड होकर बात करेंगे। जैसे फूंकनी होती है, फूंकनी, जो गांव में लोग, आप लोग नहीं समझ रहे होंगे, गांव में जब हम लोग खाना वाना बनाते थे पहले, जब चूल्हा पे ज्यादा कंफर्टेबल होते थे लोग, ठीक है, सिलेंडर वगैरह तब नहीं हुए, बहुत पुरानी बात बता रहा हूं, तब एक फूंकनी होती थी, फूंकनी से फूंका करते थे ऐसा, इस प्रकार से। ठीक है सर जी। तो ओपन ऑर्गन पाइप का मतलब हो गया कि सर एक पाइप है, इधर से भी ओपन है, इधर से भी ओपन है, मान लो इसकी लेंथ L है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, मान लो इसकी लेंथ कितनी है मेरे भाई? L है। बस लाइट मोड से देखना, जब फॉर्मूले आएंगे तब मैं आपसे बोलूंगा भैया अलर्ट हो जाए, लेकिन अभी भी के लिए देख ले। ठीक है सर, ओके सर, ठीक है सर जी, आपने बोला ठीक है सर, ओके, इसकी लेंथ L है। मैंने कहा ठीक है, इधर वाला एंड क्या है? मैंने कहा ओपन है। तो सर ओपन है, तो इसका मतलब यहां पर मैं बोल सकता हूं डिस्प्लेसमेंट का एंटीनोड होगा, यहां भी डिस्प्लेसमेंट का एंटीनोड होगा। ओपन है मतलब पार्टिकल आर फ्री टू ऑसिलेट। ठीक, तो आप सीधा बोलोगे कि यहां पर जो पार्टिकल का जो बनेगा वो क्या बनेगा मेरे भाई? एंटीनोड बनेगा। मैंने कहा ठीक है सर, अब ये बताओ सर, दो एंटीनोड के बीच का मिनिमम गैप कितना हो सकता है? मैंने कहा लैम्डा बाई 2 हो सकता है। बोले ठीक है सर, तो क्या मैं ऐसा बोल दूं यहां पर लैम्डा बाई 2 बराबर L? मैंने कहा हाँ भाई साहब, इसका मतलब लैम्डा बराबर आप लिख सकते हो यहां पे 2L। मैंने कहा ठीक है, तो अगर मैं आपसे इसकी फ्रीक्वेंसी पूछूंगा तो आप फ्रीक्वेंसी बोलोगे V अपॉन लैम्डा, जैसे बोला करते थे पहले। सर लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 2L। तो यहां से आप बोल सकते हो कि फ्रीक्वेंसी बराबर आ गई है V अपॉन 2L, वेयर V बराबर अंडर रूट गामा RT बाई M, V बराबर अंडर रूट गामा RT बाई M। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, जैसे पहले अभी फॉर्मूला पढ़ा था, V बराबर अंडर रूट गामा RT बाई M, इसी को हम लोग बोलते हैं ओपन ऑर्गन पाइप को, इसी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल मोड, इसी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल मोड या फिर फर्स्ट हार्मोनिक। मतलब कोई आपसे पूछे कि फंडामेंटल मोड में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बता दे कितनी होगा, सीधा V बाई 2L। सर ये तो पहले भी आई थी, यस पहले भी आई थी। अब कितना आसान है याद रखना, पहले कब? जब रस्सी दोनों तरफ फिक्स थी, जब रस्सी दोनों तरफ फिक्स थी तो फंडामेंटल मोड पहले कितना था? V बाई 2L। पहले दोनों तरफ बंधा बंधा, अब दोनों तरफ खुला खुला, ऐसे याद रख। पहले दोनों तरफ रस्सी बंधी बंधी, अरे बात समझ में, अब यहां पर पाइप दोनों तरफ खुला खुला, खत्म। इतना आसान है याद रखना, फंडामेंटल मोड हो गया। बोले ठीक है सर, जिसी को मैं बोल सकता हूं यहाँ पे एफ नॉट है, एफ नॉट है। कोई बोले इसका जरा वो बता दो ग्राफ व्राफ जो भी बनता था। मैंने कहा एंटी नोड है। मैंने कहा हाँ भाई साहब, और ये क्या नोड है? इसका मतलब बीच, ये एंटी नोड है तो बीच में एक नोड आया होगा, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ आप इस प्रकार से बना लोगे। ठीक है सर, ओके सर, और बताओ सर अगला। मैंने कहा अब बताओ अगला तुम बोलो कैसे करें। अगर तुम्हें पुरानी सारी चीजें क्लियर हैं तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि नेक्स्ट हार्मोनिक के लिए आपको एक नोड एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा इसमें।
मैंने कहा हाँ भैया एक नोड और एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं, रस्सी की लेंथ तो एल ही है, सॉरी रस्सी जुबान से निकल ली, पाइप की लेंथ तो एल ही है, तो सर यहां पर ओपन एंड है। मैंने कहा हाँ भाई, यहां पे लिखा हुआ ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन एट बोथ एंड, ओपन एट बोथ एंड, इसका मतलब यहां पर भी ओपन है, यहां पर भी ओपन है, यहां भी एंटी नोड है, यहां भी एंटी नोड है। मैंने कहा ठीक है, पहले इनके बीच में एक नोड रखे थे, अब इनके बीच में दो नोड रखने पड़ेंगे, जैसे पहले किया करते थे। तो डायग्राम कैसे बनेगा सर? डायग्राम सर ऐसे बन जाएगा, ऐसे ऐसे, इस प्रकार से। अरे बात समझ में? ठीक है सर, जैसे पहले बना था बिल्कुल ऐसे ही। अब अगर मैं इनके बीच का गैप पूछूं तो देखो ये कितना हो गया, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 4, तो ये गैप आ गया लैम्डा, और लैम्डा किसके बराबर आ चुका है? एल के। तो यहां अगर मैं आपसे फ्रीक्वेंसी पूछूंगा, आप बोलोगे वी बाई लैम्डा, और लैम्डा किसके बराबर है? एल के, तो वी अपॉन एल। क्यों ना इसको मैं ऐसा लिख दूं सर, ये आ जाएगा 2v/2l। हाँ सर जी, सब v/2l तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी। मैंने कहा हाँ, तो इसका मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का डबल हो गया। मैंने कहा बिल्कुल, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का डबल हो गया, तो इसीलिए इसको हम लोग बोल देते हैं सेकंड हार्मोनिक। सेम फॉर्मूले जैसे पहले थे, सेकंड हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक। काफी बच्चों के दिमाग में ओवरटोन भी चल रहा होगा, सेम रिजल्ट, सेम जैसे पहले था। पहले इसको क्या बोला करते थे? जीरो ओवरटोन। इसको क्या बोलने की उसी प्रकार से यहां पर फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन। ओवरटोन हमेशा जीरो से स्टार्ट करो, 0 1 2 3 4 ऐसे। हार्मोनिक फंडामेंटल का गुना कितना है? ठीक, ठीक है सर। उसका अगला अगर मैं बात करूंगा यहां पर, अगर मैं आपसे बात करूंगा थर्ड हार्मोनिक बताओ, थर्ड हार्मोनिक बताओ, तो थर्ड हार्मोनिक के लिए क्या बोलोगे? अरे सर थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 3v/12। मैं आपसे बोलूं फोर्थ हार्मोनिक बताओ, फोर्थ हार्मोनिक बताओ, तो फंडामेंटल सॉरी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी फंडामेंटल की? तो फिर से दुगनी, 4v/12। इसी थर्ड हार्मोनिक को आप क्या बोल दोगे? सेकेंड ओवरटोन। इसी को क्या बोल दोगे? थर्ड ओवरटोन। अगर वही आपसे पूछा जाए कि मेरे को बताओ सेवेंथ ओवरटोन किसके बराबर होगा, तो बोलेगा सेवेंथ ओवरटोन तो एट्थ हार्मोनिक के बराबर होगा। जैसे पहले एक ऐड किया करते हैं, बिल्कुल ऐसी एक ऐड कर दो, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 8v/12। वही सेम रिजल्ट जो पहले थे, इसलिए मैं कह रहा हूं ये बहुत आसान है, ये बहुत इजी है। बस इसमें आपको बस केवल फॉर्मूले याद रखने हैं, और याद रखने का तरीका वही है, पहले रस्सी दोनों तरफ बंधी बंधी, अब रस्सी दोनों तरफ खुली खुली। सॉरी रस्सी नहीं है, पाइप, पाइप, पाइप यहां पे खुला खुला, इधर भी खुला इधर भी खुला, खुला खुला, बंद बंद, ऐसे याद रखना है आपको। अरे बात समझ में? सेम फॉर्मूले, बस अंतर क्या है? वहां वेलोसिटी अंडर रूट टी बाई म्यू थी, यहां वेलोसिटी अंडर रूट गामा आर टी बाई एम है। ये भी लिखना है, यहां पे जो वेलोसिटी है वो क्या है मेरे भाई? यहां पे जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी बराबर अंडर रूट गामा आर टी बाई एम। तो यहां सवालों के लिए तैयार रहो। कैसे सवाल? बोले भैया ऑक्सीजन के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 50, तो नाइट्रोजन के लिए कितनी होगी? अरे वही सवाल हो गया फिर से, ऑक्सीजन के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 50, तो नाइट्रोजन के लिए कितनी होगी? अरे बात समझ में? वो सेम सवाल, F1/F2 बराबर B1/B2, B1/B2 किसके बराबर? अंडर गामा आर टी बाई एम। प्लीज हर केस को रटने की आवश्यकता नहीं है, ये मत सोचिएगा, डरना मत। अरे सर गामा बदल दिया तो मैं कैसे कर पाऊंगा? अरे कैसे नहीं कर पाएगा यार, कैसे नहीं कर पाएगा? फॉर्मूला तो वही चल रहा है ना, यहां से फॉर्मूला तो वही चल रहा है, यहाँ पे फॉर्मूला तो वही चल रहा है यहाँ पर। ये इसको चाहे तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, ये क्या चल रहा है? यही चल रहा है, वी की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी जा रही है? 1/2l अंडर रूट गामा आर टी बाई एम। डरना किस बात का यार, डरना किस बात का? अरे बस जैसे पहले सवाल किए थे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है इस वाले केस में 40 हर्ट्ज है, तो बताओ थर्ड हार्मोनिक की कितनी होगी? 3 गुना कर दे, खत्म कहानी, 3 गुना कर दे। अरे बस में 120, पांचवी हार्मोनिक 5 गुना कर दे, 10वीं हार्मोनिक 10 गुना कर दे, छठा ओवरटोन 7 गुना कर दे, नवा ओवरटोन 10 गुना कर दे, 50वां ओवरटोन 51 से मल्टीप्लाई कर दे। इतना आसान है। यह है तुम्हारा ओपन ऑर्गन पाइप। मैंने कहा ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद उसी प्रकार से एक होता है क्लोज ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप, इसको सीओपी बोल देते हैं। इसके नाम में थोड़ा सा कुछ बच्चों कंफ्यूजन हो जाता है। इसका मतलब है कि वन एंड ओपन, वन एंड ओपन एंड वन एंड क्लोज। जैसे ग्लास होता है, जैसे ग्लास होता है, जैसे ग्लास होता है ना, ग्लास, ग्लास एक सिरा ओपन होता है, एक सिरा क्लोज होता है। अरे बात समझ में? मैंने कहा ठीक है, ओके। तो सर इसमें क्या होगा? मैंने कहा देख भैया इसमें क्या होगा। मैंने कहा देख भाई, ये है सपोज ग्लास वाला पार्ट। मैंने कहा हाँ, ये वाला एंड क्लोज एंड है,
और ये वाला एंड ओपन एंड है। मैंने कहा ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहां पर, बोले भैया यहां पर होगा तुम्हारा नोड, क्योंकि भैया क्लोज एंड है, ठीक है सर जी, और यहां पर तुम्हारा हो जाएगा एंटी नोड। इसकी लेंथ सपोज मैंने कह दी एल है, तो मिनिमम गैप कितना हो सकता है? बोले सर लैम्डा बाई 4, इस प्रकार से। बिल्कुल सही बात है, क्वार्टर लूप बनेगा, और एंटी नोड और नोड के बीच का मिनिमम गैप कितना होता है भाई साहब? लैम्डा बाई 4। तो मैं आपसे पूछूं भैया बताना लैम्डा बाई 4 किसके बराबर है? तुम कहोगे लैम्डा बाई 4 है एल के बराबर, दैट मींस लैम्डा बराबर 4L। तब मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा भैया बताना मिनिमम केस में फ्रीक्वेंसी क्या लिखोगे? सर V बाई लैम्डा। सर V बाई लैम्डा किसके बराबर हो चुका है? बोले 4L के बराबर हो चुका है। इसका मतलब जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ये वो कितनी आ गई है? इसी को हम लोग बोल देते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसी को बोल देते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या फिर फर्स्ट हार्मोनिक, या इसी को बोल देंगे आप जीरो ओवरटोन, जीरो ओवरटोन। और ये फ्रीक्वेंसी आ गई आपकी सर एफ बराबर बी बाई लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी? 4L। तो ये भी वही फॉर्मूला जा रहा है, ये तो याद रखना और आसान है। क्यों सर? रस्सी एक तरफ बंधी एक तरफ खुली, तो उसका जो फॉर्मूला गया था V बाई 4L गया था फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का। तो सेम यहां पर है, यहां पे पाइप एक तरफ बंद एक तरफ खुला, वहां रस्सी एक तरफ बंद एक तरफ खुला, यहां पे जो पाइप है एक तरफ बंद एक तरफ खुला, दोनों सेम रिजल्ट, सेम पैटर्न। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? तो सीधी बात बोलेगा सब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यहां पर हो जाएगी कितनी? सब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी V बाई 4L, इसी को बोल देते हैं F0 V बाई 4L, जिसमें V कितना होगा? गामा RT बाई M का अंडर रूट। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके, ये तुम्हारा एक फॉर्मूला और तुमको यहां पे मिल गया। मैंने कहा इसका अगला क्या होगा? आई थिंक अब तो आप समझ गए होंगे, इसके आगे तो जस्ट फॉर्मेलिटी है, ठीक है। आइए फॉर्मेलिटी भी पूरी कर लेते हैं, इसके आगे जस्ट फॉर्मेलिटी है, वही फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं। बोले सर अब अगर इसको अगला पार्ट चाहिए आप तो एक नोड ऐड करते चले जाओ। सर यहां नोड और यहां एंटी नोड तो बनना ही बनना है, बस आप इसमें एक काम और कर दो सर यहां पर पहले तो कोई भी एंटी नोड के बीच कोई भी नोड नहीं था, अब यहां पे एक नोड ऐड कर दो, बीच में नहीं आगे, ताकि इस प्रकार का आपका लूप बन जाए। आ रही बात समझ में? इस प्रकार का आपका लाइक दिस ऐसा बन जाएगा। सर ये कितना? लैम्डा बाई 2, ये कितना? लैम्डा बाई 4। ये लैम्डा बाई 2 है, ये लैम्डा बाई 4 है। याद करो उस दिन आपने पूछा था ये डिस्टेंस 3 लैम्डा बाई 4 कैसी होगी, आज मत पूछना भाई साहब, ठीक है। 3 लैम्डा बाई 4 ये डिस्टेंस हो गई, और ये इसकी लेंथ L है, तो आप क्या लिखोगे? सर L बराबर 3 लैम्डा बाई 4, दैट मींस लैम्डा बराबर हो जाएगा 4L बाई 3। इसका मतलब यहां फ्रीक्वेंसी आप लिख सकते हो कितना? सर V बाई लैम्डा। सर V बाई लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 4L बाई 3, तो इसका मतलब यह आ जाएगा 3V बाई 4L। इसी को बोल देंगे ये फ्रीक्वेंसी आ गई हमारी 3V बाई 4L। मतलब ये V बाई 4L का 3 गुना आ गया, ये V बाई 4L का मेरे भाई, ये V बाई 4L का मेरे भाई 3 गुना आ गया। V बाई 4L का 3 गुना आने का मतलब क्या हो गया? बोले सर V बाई 4L का 3 गुना आने का मतलब हो गया ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 3 गुना हो गया, इसलिए इसको बोल देंगे हम लोग क्या? थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक या फिर फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन खत्म कहानी। सेम वही फॉर्मूले जैसे पहले गए थे, इसलिए आज बहुत बढ़िया टाइम है कि मैंने स्टार्टिंग में आपको वो वाले फॉर्मूले याद करा दिए। अब ये तो कितने स्मूथली निकलने सारे के सारे। ठीक है सर जी, ओके। इसके बाद मैंने कहा इसके बाद अगला बना के देख लो, अगला बना के देख ले भाई साहब, ठीक। या अगला बना के देख तो सेम पैटर्न पे जाने वाला है। तो जैसे कि आपको यहां पे दिख रहा है कि सर यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है सीओपी में? बोले भैया इंपॉर्टेंट सीओपी में ये आया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई है? बोले भैया V बाई 4L, ये है तुम्हारी फंडामेंटल मोड में। मैं आपसे पूछूं थर्ड हार्मोनिक कितना हो गया? बोले 3V बाई 4L। मैं आपसे बोलूं अगला फिफ्थ हार्मोनिक कितना हो? इसको क्या बोलेंगे? थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक बोलेंगे। फिर फिफ्थ हार्मोनिक कितना होगा? बोले 5V बाई 4L हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे? फिफ्थ हार्मोनिक। फिफ्थ हार्मोनिक, इसका मतलब यहां पर ऑड हार्मोनिक ही बनेंगे, याद रखिएगा, ऑड हार्मोनिक ही बनेंगे। ये क्या है आपका? ये फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन ये क्या है आपका? ये आपका सेकेंड ओवरटोन। इसका मतलब आप बोल सकते हो nth ओवरटोन का मतलब क्या है यहां पर? मैंने कहा nth ओवरटोन का मतलब है सर दोगुना करके एक ऐड कर दो, इतना हार्मोनिक। और इतना हार्मोनिक का क्या मतलब है? सर इसका मतलब फंडामेंटल मोड को इतने से गुणा कर दो, खत्म। वही सेम रिजल्ट, वही सेम रिजल्ट, वही सेम रिजल्ट। मतलब अगर मैं सबको एक बार फिर से इकट्ठा कर दूं तो आप ऐसा समझो कि सर सबसे पहले स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड, चाहे आपका ये वाला केस हो फिक्स
फिक्स, या आपका ये वाला केस हो, ये वाला केस हो, ओपन ऑर्गन पाइप, उप्स, स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड। इन दोनों के फॉर्मूले सेम है, यहां भी फंडामेंटल मोड दोनों केस में आएगी V/2L। ठीक है, मैं आपसे पूछूं थर्ड हार्मोनिक बताओ, आप बोलोगे 3B/2L। मैं आपसे बोलूंगा फोर्थ हार्मोनिक बताओ, आप बोलोगे 4B/2L। मैं आपसे बोलूंगा फिफ्थ ओवरटोन बताओ। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर योर रिवीजन। 5 ओवरटोन का मतलब है सिक्स्थ हार्मोनिक, जिसका मतलब है 6B/2L। देख, मैंने क्लास में याद करा दिया तुझे, सब टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब तेरे को घर पे जाके बस केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से मैंने तेरे नोट्स बनवाए यहां पर, इस तरीके से स्लाइड में मैंने लिखा है कि तेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं पीछे, बस तू केवल अगर पन्ने भी पलटेगा किसी दिन तो तेरे को फटाक से याद हो जाएगा। अरे बात समझ में? ठीक है सर जी, ओके सर। बस अंतर इतना है दोनों में कि यहां जो वेलोसिटी होती है वो होती है √T/μ, और यहां जो वेलोसिटी होती है वो होती है √γ/T/m। बस इतना अंतर, बाकी सारी चीज आपकी सेम है। अरे बात समझ में? ठीक है सर जी, ओके। उसी प्रकार से यहां पर एक होता है हमारा सर स्ट्रिंग फ्री एट वन एंड, ऐसे। ये क्या है, फिक्स कर दिया, और इसको क्या कर दिया, फ्री कर दिया। उसी प्रकार से यहां पर ग्लास, ये वाला पार्ट हो गया। ठीक, ठीक है सर जी, ओके। यहां पे ग्लास, ठीक है सर जी, ओके। तो इसका रिजल्ट भी सेम वही गए हैं, बस अंतर क्या है, मैं इसी को यहां पे कॉपी पेस्ट मार देता हूं। सर अंतर यह है, यहां जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी गई थी, यहां फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी गई थी V/4L, थर्ड हार्मोनिक V/4L। फोर्थ हार्मोनिक नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। और यहां पर फिफ्थ ओवरटोन का मतलब होगा सर दुगना करके एक ऐड कर दो, 11 हार्मोनिक, हार्मोनिक 11B/4L। खत्म सवाल। अरे बस, और इस पे भर भर के सवाल है। अरे बात समझ में? इस पे भर भर के सवाल हैं, नीट ने बहुत पूछे हैं सवाल। सही बात बोले तो ये आर्टिकल छोटा है, ये आर्टिकल, ये मत समझिएगा कि जो है ये आर्टिकल बहुत बड़ा, नहीं नहीं, ये आर्टिकल वही पुराना वाला है, तो हमने यहां वाला समय वहां दे दिया, जो पहले पढ़ा जाता है उसी पे ज्यादा समय जाता है, ये आप जानते ही हो। ठीक, दिस आर्टिकल इज वेरी सिमिलर टू दैट। तो वहां एक लेक्चर, यहां एक लेक्चर, समझ ले 2 लेक्चर हमने दे दिए इसको, दोनों पार्ट को। और यहां से क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, क्योंकि नीट के PYQ अगर आप देखोगे 2015 का पेपर, 16 का पेपर, 17 का पेपर, 18 का पेपर, 19 का पेपर, 20 का पेपर, 21 का पेपर, 22 का पेपर, 23 का पेपर, 24 का पेपर, 25 का पेपर, हर पेपर में ऑलमोस्ट एक सवाल यहां से आया है, इस वाले पेज से, इधर से और इधर से। ऑलमोस्ट, इसलिए मैं स्लो हो रहा हूं, इसलिए मैं एक बार और याद करा रहा हूं। दोनों तरफ बंधी बंधी पाइप, दोनों तरफ खुला खुला, फॉर्मूले सेम, B/2L। जितने हार्मोनिक कैप है उसको उतने से गुणा कर दे। फिफ्थ हार्मोनिक 5B/2L, सेवेंथ हार्मोनिक 7B/2L, फोर्थ हार्मोनिक 4B/2L। ठीक है, ओवरटोन बोले एक ऐड कर दे, थर्ड ओवरटोन मतलब फोर्थ हार्मोनिक, सेकेंड ओवरटोन मतलब 3 हार्मोनिक, चार ओवरटोन मतलब 5 हार्मोनिक, एक ओवरटोन मतलब 2 हार्मोनिक। खत्म कहानी। फिर आता है एक तरफ रस्सी बंद फिक्स, एक तरफ खुली, तो पाइप एक तरफ बंद एक तरफ खुला। आई बात समझ में? ठीक है सर जी, ओके। ये वाला पार्ट हो गया। इसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी B/4L। ठीक है सर जी, B/4L आ गया। ठीक, ठीक है सर, B/4L आ गया। थर्ड हार्मोनिक, थर्ड B/4L, सेवेंथ हार्मोनिक 7B/4L। फोर्थ हार्मोनिक बनेगा ही नहीं, यहां पर ऑड बनते हैं। सर हमें कैसे पता चले? अब मां बनेगा नहीं तो पूछेगा भी नहीं, टेंशन क्यों ले रहा है? बनेगा ही नहीं। अच्छा नहीं बनेगा, मैंने कहा हाँ। यहां पे दुगना करके एक ऐड करना है, ओवरटोन में दुगना करके एक ऐड करना है। वो कहेगा सेकंड ओवरटोन दुगना कर दे 4 और एक ऐड कर दे 5 हार्मोनिक, 5B/4L। वो कहेगा थर्ड ओवरटोन दुगना करके एक ऐड कर दे 7B/4L। वो कहेगा 10 ओवरटोन 21B/4L, 50 ओवरटोन 101B/4L, 30 ओवरटोन 61B/4L। तो ऐसे यहां पे तेरे सवाल जो है बनते जाते हैं। अरे बात समझ में? इस पे एक स्टैंडर्ड सवाल है
ठीक है, ये मैंने यहां पर देख ले, यहां पर ये सारी चीजें मैंने यहां पर भी लिख दी है, एक बार चेक कर लीजिएगा ओपन ऑर्गन पाइप पे। ठीक है, ये सब वही है, देख ले मैंने यहां पे बना भी दिया है, टेबल उबल सब बना दी है, ये आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, टेबल उबल बना दी, चेक कर लीजिए, फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी BY4L ये सब है। ठीक है, बुक्स में एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, बुक्स में एक बार आप लोग यहां पे देख लीजिएगा। इसमें एक क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन, एसकेसी बुक में है। ठीक है, एसकेसी बुक में है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ये पिछले साल भी कराया था मैंने, उससे पिछले साल भी कराया था, हर साल करा रहा हूं पिछले 12 साल से। ये सब क्वेश्चन तुम्हारा नीट 2025 में आया था, सेम क्वेश्चन था। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन तुम्हारा नीट 2025 में आया था। कोई मुश्किल सवाल तो नहीं था। ठीक है, लेकिन अगर क्लास में करे हुए सवाल आ जाते हैं तो बहुत आसान होता है। ठीक है, एक बार देख ले इसको। अब एक बार आ चुका है तो आई डोंट थिंक दोबारा आएगा। एक सेम सवाल तो रिपीट होना मुश्किल है, तो तुम्हारा मन करे इसको कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, नहीं मन करे तो कोई बात नहीं। ठीक है, घर पे लिख लेना चाहे आप इसको। क्या बोला, ए सिलेंड्रिकल ट्यूब ओपन एट बोथ एंड हैज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ इन एयर। इसका मतलब एफ की वैल्यू होगी V/2L। ठीक है सर, ओके, दोनों तब खुला खुला V/2L। नाउ ट्यूब इज डिप वर्टिकली इन वाटर, पानी में डुबो दिया, सच दैट हाफ ऑफ इट्स पार्ट इज इन वाटर, आधा पानी के अंदर है, तो बाहर जो लेंथ बची L डैश वो तुम्हारी L/2 हो गई। तो ये तुम्हारा पानी है, इसका मतलब ये तुम्हारा क्लोज एंड हो गया, एक तरह से क्लोज एंड हो गया। तो अब इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, V/4L। मैंने कहा ठीक है, तब इसने बोला फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन एयर कॉलम इज नाउ, तो तू आंसर सीधा बोलेगा सर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है V/4L। बस लेंथ कितनी लिखोगे, सर लेंथ हमारी चेंज हो गई है, अब लेंथ आधी होगी, क्योंकि हमारे लिए तो अब ये है ना, मेरे काम का तो ये है ना, ये है मेरे काम का, ये है मेरे काम का। अरे बात समझ में, बोले ठीक है सर जी, ओके। दैट मींस आप सीधी बात बोलोगे यहां से, बोले सर इसको काटापीटी कर दो, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया V/12, पहले भी V/12 अभी भी V/12, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी। इन्हीं 2025 का क्वेश्चन था आपका। ठीक है, तो ये मेरे भाई क्वेश्चंस हैं, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये मैंने आपको सारी चीजें, ठीक है, काम के डब्बे में निकल लगा दी है। एक बार चेक कर लीजिएगा कि बोथ एंड पाइप वन एंड क्लोज, और ये हार्मोनिक ओवरटोन सब मैंने लगा दिया है। जितने भी बेटा काम के डब्बा हैं, मैंने एसकेसी की PDF सब अपलोड करा दी है आपको। जब भी कभी कोई टेस्ट देने जाओ, प्लीज काम का डब्बा जरूर देख के जाओ, क्योंकि तुम्हारे नीट में तुम समझ जाओ 70% 60% क्वेश्चन फॉर्मूला ओरिएंटेड ही होते हैं, वो आपको काम के डब्बे में मिल जाएंगे। अरे बात वो जरूर देख के जाओ आप। ठीक है, चलो भैया ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई साहब, आगे बढ़ते हैं, 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 आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब इसमें जैसे एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये बुक का ही है क्वेश्चन, तो मैं अभी और कराऊंगा क्वेश्चन, अभी और कराऊंगा, लेकिन जस्ट क्योंकि मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों के लिए, मैं ठीक है अभी डिस्कस कर लेते हैं कि थर्ड ओवरटोन ऑफ द COP पाइप इज इन यूनिसन। यूनिसन का मतलब है फ्रीक्वेंसी सेम। वो कह रहा है थर्ड ओवरटोन ऑफ COP। अच्छा, COP का थर्ड ओवरटोन, एक मिनट, ओवरटोन है ना, हाँ अब ध्यान से देख, थर्ड ओवरटोन ऑफ COP क्लोज ऑर्गन पाइप का मतलब क्या है, क्लोज ऑर्गन पाइप का मतलब है ये मतलब है, मतलब क्लोज ऑर्गन पाइप का मतलब एक तरफ बंद एक तरफ खुला। तो थर्ड ओवरटोन का मतलब क्या हो गया, दुगना करके एक ऐड कर दिया, सेवेंथ हार्मोनिक मतलब V/4L। ठीक, यूनिशन विद बराबर है फोर्थ हार्मोनिक, 4 गुना कर दो, ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप V/2L। फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ, ये L1 ये L2। हो गया सवाल, एक लाइन में। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, जो अभी मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, अभी मैं आपको कराऊंगा, आप इसको सॉल्व कर ले भैया। देखिए B से B गया, इससे ये गया सर, यहां से कितना आ गया, L1/L2 कितना हो जाएगा, सॉल्व कर ले भैया, कितना आ रहा है ये, कितना आ रहा है 7/16, 7/8 आ रहा है, 7/8 आ रहा है, 7/8 आ रहा है। मैंने L1/L2 निकाल दिया, इन्होंने L2/L1 निकाल दिया। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए बहुत मिलेंगे। आरी बात सामने, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने के लिए बहुत मिलेंगे। ठीक है, चल भैया ये वाला पार्ट हो गया है, अब चलते हैं हम लोग तुम्हारे नोट्स बोर्ड्स की तरफ। ठीक, उससे पहले अब मैं एक चीज और रह गई है जो मैं अब आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनना, एक लास्ट चीज और रह गई है, लास्ट चीज और रह गई है, वो और बता देता हूं मैं, फिर तुमसे बात करूंगा कि भैया आगे किस तरफ लेके जाना है। अभी देखो सर, ये हमने जो पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट के लिए। आप में से कुछ बच्चे ऐसे जरूर होंगे जो बुक्स पढ़ते होंगे, वहां आपको ये ग्राफ उल्टा उल्टा दिखाई देता होगा। जैसे HCB बुक में आप जाओगे, ठीक है, तो HCB में अगर आप जाओगे थ्योरी में, तो ये ग्राफ ऐसे नहीं बना होगा। HCB में जाओगे तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से बना होता है, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ऐसे ऐसे।
ऐसे सेम चीज में इस प्रकार से दिया होगा, या कोई दूसरी बुक में दिया होगा, तो आप ये मत सोचना कि सर ने यहाँ पे क्या पढ़ा दिया, यहाँ पे तो उल्टा बना दिया, मतलब वहां पे लिखा होगा ये नोट है, ये नोट है। अगर आप तो सर एंटी नोट बना रहे हो यहां पर, तो ध्यान से सुनना। मैंने बोला था साउंड वेव के पढ़ने के दो तरीके होते हैं, एक होता है डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, एक होता है प्रेशर की इक्वेशन। ये जो भी मैंने यहां पे लिखा है ये कौन सा है, ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट का है, याद रखना ये डिस्प्लेसमेंट का है, ये डिस्प्लेसमेंट का नोड है, ये डिस्प्लेसमेंट का नोड है, ये डिस्प्लेसमेंट का नोड है, डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड है, डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड है। तो आप केवल एक पढ़ो और प्रेशर में उल्टा कर दो, तो वहां जो दे रखे हैं बुक्स में इस प्रकार से, किसी बुक्स में दे रखे हैं, तो वो प्रेशर के साथ खेल गए उन लोगों ने। हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन के साथ खेल दिया, उन्होंने प्रेशर के साथ खेल दिया। बात एक ही है। तू चाहे तो तू देख सकता है, वेरीफाई कर सकता है। बताओ, अभी हम लोगों ने देखा था, ये लिखना मत, इसको लिखना मत सर, डेल्टा पी बराबर क्या होता है, माइनस बी इंटू डी एस बाई डी एक्स होता है। बोले हाँ सर, सर बिल्कुल सही बात कह रहे हो, ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तेरे कॉन्फिडेंस के लिए आपको करा रहा हूं। तो सर ये वाली इक्वेशन किसके बराबर हो जाएगी, ये वाली इक्वेशन किसके बराबर हो जाएगी सर, यहां से मैं लिख सकता हूं डेल्टा पी वन बराबर, मैंने कहा हाँ भैया वैल्यू पुट कर दो यहां पर, सब माइनस बी इंटू डी एस बाई डी एक्स। इसको डिफरेंशिएट कर, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस के बाहर आ जाएगा, ठीक, कितना आ जाएगा यहां पर, ठीक, ये आ जाएगा बी, ध्यान समझना, माइनस बी डी एस बाई डी, इसका डिफरेंशिएशन करो, एस नॉट के इंटू कॉस टी एक्स माइनस ओमेगा टी। याद करो, दिस इज एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड बी एस नॉट के, ठीक है, ठीक है सर, ओके। उसी प्रकार से जब मैं इसके लिए लिखूंगा तो इसके लिए सेम आ जाएगा यहां पर, सेम आ जाएगा यहां पर, सेम आ जाएगा यहां पर, बस यहां पर माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। अरे बात समझ में, ठीक है सर। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, जब मैं डेल्टा पी नेट लिखूंगा, तो देख यहां पे माइनस बी एस नॉट के तो मैंने कॉमन निकाल लिया, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, प्लस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अरे बात समझ में, तो यहां कॉस ए कॉस बी वाला फैक्टर बचेगा जब आप जोड़ोगे, दैट मींस कॉस के एक्स, कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी, कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी। माइनस को चाहे अंदर भेज दे, चाहे तो माइनस को तो अंदर सेट कर दे, डेल्टा पी नेट बराबर बी एस नॉट के कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी प्लस 180 डिग्री। इससे डरने की जरूरत ही नहीं है। तो मेरा पॉइंट ये है, माइनस से तो हम वैसे ही नहीं डरते थे, मेरा पॉइंट ये है कि जब ये एम्पलीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का, तो ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा प्रेशर का। याद कर, इससे थोड़ी ना डरते थे, एम्पलीट्यूड में माइनस आए तो क्या फर्क पड़ता है, उसको हम लोग, ये तो हमने पहले भी देखा था, तभी एम्पलीट्यूड बोलता था 5 है तो प्लस माइनस 5 दोनों मानते थे। तो यहां बस तू इतना सा पॉइंट पकड़ कि सर जब ये एम्पलीट्यूड बता, ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, जब साइन के एक्स क्या बन जाए, 1 बन जाए। अरे बात समझ में, क्लियर है, क्लियर है। जब ये साइन के एक्स 1 बन जाए, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट देखिए लिखा हुआ डिस्प्लेसमेंट का नोड, डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड कब आएगा, ऐसे समझ, एंटी नोड कब आएगा, कब कहां होगा सर, एंटी नोड कहां होगा, जब ये मैक्सिमम होगा, मतलब साइन के एक्स क्या हो जाए, आपका प्लस माइनस 1 हो जाए। और जब साइन के एक्स 1 होगा तो कॉस के एक्स 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो प्रेशर था, प्रेशर का यहां पे क्या बन जाएगा, नोड बन जाएगा, मतलब उल्टा हो गया। मैं आपसे पूछूं साइन 90 क्या होता है 1, कॉस 90 क्या होता है 0,